चलिए हेडिंग डालिए स्पेशल मेजोरिटी, उसके बाद फिर टेस्ट क्वेश्चन। मेजोरिटी वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहेगा, और प्रियम्बल कल शुरू करेंगे, ठीक है। कल का क्लास प्रियम्बल का मत छोड़िएगा। संडे को किसी को आराम नहीं करना है ना, कल पहले ही बता देना, फिर अगर किसी को आराम करना होगा बता देना, जरूर क्लास रखेंगे हम। अरे समझ में बता देना, क्योंकि इंसान का ऐसा है ना बॉडी, जितना आराम दोगे उतना ही आराम करेगा, जितना काम करोगे उतना काम कर लेगा। क्या गलत की सही? जब अरे हाय ना तो बोलो सब ठीक हो। हाँ चलो कोई बात नहीं, एग्री नहीं भी करते हो तब भी हम चलो पहले सब खाना ना खा के लग रहे हो कि आए हो आप लोग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब जो लोग नहीं खा के आएंगे तो मत, मैं क्या ही करूंगा, ठीक है। जोर से एक बार पहले जितना सारा पढ़ाया था उसको एक बार ध्यान से मैं बता देता हूँ, फिर उसको आगे करेंगे। पहला क्या बोला था, कल मेजोरिटी पढ़ाया था ना, तो मेजोरिटी जो भी पढ़ाया था उस टॉपिक को आराम से इजीली एक एक बार मैं बता देता हूँ, अब ताकि अब जो लोग नहीं भी आए थे उन लोग का भी हो जाए, ठीक है। अब ईद का चांद फिर बन जाते हैं लोग, क्या करें। ईद का चांद की बकरीद का चांद, ईद का चांद। मेरा दोस्त है बार बार बोल रहा तुम बकरीद का चांद हो गया, ठीक है। चलो पढ़ा लेते हैं। मेजोरिटीज मैंने क्या बोला था, मेजोरिटीज का सिंपल मीनिंग समझना। फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से, पहले एक बार रिस्पॉन्ड करो जोर से, यस और नो। जोर से एक बार साथ में, यस और नो। मेजोरिटीज में मैंने आपको चार चीज बोला था, उसमें पहला बोला था एब्सोल्यूट मेजोरिटीज, दूसरा बोला था आपको कौन सा मेजोरिटीज, सिंपल मेजोरिटीज, तीसरा क्या था इफेक्टिव मेजोरिटीज, और चौथा था स्पेशल मेजोरिटीज। कल हम लोग 3 मेजोरिटीज देखे थे, जिसमें पहला मेजोरिटीज क्या था, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्या सुन पा रहे मेरी बात? एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मीनिंग मैंने सिंपल बोला था कि ये पॉलिटिकल है। अगर सरकार बनानी है किसी को तो पॉलिटिकल मेजोरिटी चाहिए, और पॉलिटिकल मेजोरिटी का नाम क्या है, एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोर देन 50%, यानी कि ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ है ना। अरे कहां लागू होगा, लोकसभा में और सर जहां जहां डायरेक्ट इलेक्शन होगा वहीं वहीं लागू होगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कल कि मुखिया का इलेक्शन या विधायक के इलेक्शन में या एमपी के इलेक्शन में बहुत फर्क है सरकार बनाने में। कैसे बताया था कल ना, कि मान लीजिए 10 लोग वोट दे रहे हैं, कल बताया था ना जी आपको। तो 10 लोग वोट दे रहे हैं, इसमें से मान लीजिए 4 कैंडिडेट है, राम खिलावन, श्याम खिलावन और डीके खिलावन। अब मान लीजिए इसमें से ए को 4 लोगों ने वोट दिया, बी को 3, सी को 2 और डी को 1, ठीक है जी। जीतेगा कौन इसमें, जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। ये तो मुखिया एमएलए विधायक के इलेक्शन में ऐसा ही होता है, चाहे 1 वोट ज्यादा हो चाहे 1.5 वोट ज्यादा हो। अरे है ना, मेरी बात समझ आ रही? तो सर अगर ए को 4 वोट मिला मानते हैं, चलो ठीक है जी कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि सर 6 लोग तो ऐसे थे ना जो ए को तो चाहते ही नहीं थे, और जब अरे क्या समझ पा रहे हो, कल बता दिया था 6 लोग ऐसे हैं जो ए को बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी सर कौन सरकार बना रहा है, मतलब कौन बन रहा है, ए। तो अगर ये नियम सरकार बनाने में नहीं चलता है, सरकार बनाने में एक ही चीज चलता है, क्या कि सर जितना भी सीट है लोकसभा में, मान लीजिए 545 मैंने बताया था, तो 545 का 50% से ज्यादा अगर आपको बहुमत मिला है तभी आप बना पाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी को 100 मिल गया और कांग्रेस को मान लीजिए 2 मिल गया तो बीजेपी सरकार बना लेगी क्योंकि कांग्रेस और सभी से ज्यादा नहीं। इसको बनाने के लिए कितना सीट चाहिए, 273, यानी कि 545 का 50% से ज्यादा करो तो कितना आएगा, 273। तो सर मैंने बोला था कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी अकेले, उसने सर 303 लाया 545 में से, तो क्या ये सरकार बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि 273 चाहिए सर, उससे ज्यादा बहुमत मान के रखा हुआ है ना। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पहले क्लियर है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का सिंपल मीनिंग है ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। दूसरा मेजॉरिटी कौन सा था, सिंपल मेजॉरिटी। कौन सा था, सिंपल मेजॉरिटी में आपको कुछ बातें बताई थी। क्या सिंपल मेजॉरिटी में बोला था सर कि ये हर जगह लागू होगा सिवाय एक चीज को छोड़कर, जब तक संविधान में कोई संशोधन नहीं हो रहा है तब तक वो लागू नहीं होगा। मतलब संविधान में संविधान में अगर संशोधन कुछ भी हो रहा है वहां सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगा, बाकी हर जगह लगाएगा। मैंने क्या बोला था कि जब लगे आपको कि कौन सा मेजॉरिटी है पता ही नहीं चले तो क्या समझ लेना है, सिंपल मेजॉरिटी है। इसलिए मैंने बोला था कि सिंपल मेजॉरिटी को डिफॉल्ट मेजॉरिटी भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे तीसरा पॉइंट, सिंपल मेजॉरिटी के बाद इसका फॉर्मूला क्या था बताना जरा, ग्रेटर देन 50% ऑफ पी एंड वी।
मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, आए हैं और वोट भी किए हैं, उसका 50% से ज्यादा होगा तभी सिंपल मेजोरिटी होगा। यूज्ड इन एवरी हाउस, हर हाउस में इस्तेमाल होगा, चाहे लोकसभा, चाहे एसएलए, चाहे राज्यसभा, चाहे एसएलसी। यहां तक क्लियर है? आगे आओ, नेक्स्ट आओगे तो उसके बाद आएंगे सर इफेक्टिव मेजोरिटी। कौन सा? और सर सबसे जरूरी है ये, बता देता हूं पहले ही, ध्यान से समझ लिया करो, नहीं तो बस हो गया। उसके बाद इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या बोला था मैंने? ग्रेटर देन 50%, 50% बोला था ना, है ना? तो बोलो, तो ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ माइनस डीडीआर, यही ना बोला था जी? तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस डीडीआर, तो डीडीआर क्या था? डेट, डिस्क्वालीफाई और रिजाइन, यानी कि 50% से ज्यादा होना चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ 545 है मान लो, और टोटल स्ट्रेंथ मान लो अगर लोकसभा में बोल रहे हैं 545 है, तो 545 में से डीडीआर, कुछ लोग डेथ हो गए होंगे, कुछ लोग मर गए होंगे, कुछ लोगों को निष्कासित कर दिया होगा, डिस्क्वालीफाई, और कुछ लोग खुद से रिजाइन कर दिए होंगे। मान लीजिए ये तीनों लोग में से पूरा मिला के 10 लोग ऐसे हैं जो हो चुका है, तो 545 में से 10 घटा लीजिए और 50/100 गुना 535 कर दीजिए, जो आएगा उतना वैल्यू होना चाहिए, तो इफेक्टिव मेजोरिटी हो पाएगा। लेकिन याद रखो मैंने 2 बात बोला था, इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है, सॉरी राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट कहने के मीनिंग राज्यसभा का जो चेयरपर्सन, इसीलिए स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे? इफेक्टिव मेजोरिटी। लेकिन चूंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो खुद एक वाइस प्रेसिडेंट भी है, सुन पा रहे हैं बात? तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए टफ मेजोरिटी लगेगा, इसीलिए मैंने बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या लगेगा? इफेक्टिव मेजोरिटी कहां लगेगा? राज्यसभा में, प्लस सिंपल मेजोरिटी कहां लगेगा? लोकसभा में। अच्छा सुन रहे हो? ठीक है जी, अब आगे आइए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, नेक्स्ट हेडिंग स्पेशल मेजोरिटी। कल जो लोग अब्सेंट करेंगे पहले ही मुझे भाई मैसेज कर देना, मैं पहले बता देना हूँ, ठीक है? आराम से मैसेज कर देना पर्सनली, सर आज जाना है डेट पे, आज संडे है, मैंने टाइम दिया उसको तो आप बता देना पहले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है जी? खामोखा मैं मान लो संडे को क्लास रख दूंगा, जो मैं रखूंगा ही, तो आप मुझे बता देना किसी को ऐसा कुछ होगा तो मैं पूरा आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है जी? तो सिर्फ डेट ही नहीं हो, मतलब और भी कुछ कोई भी कारण हो तो बता देना कि नहीं सर आज कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ने का, घर में खाली बैठेंगे, आज मम्मी बढ़िया खाना बनाएगी, मोबाइल का हेडफोन लगाएंगे, गाना सुनेंगे और मम्मी इधर पॉपर कर लेगी, और ऐसा भी सीन है तो चलेगा। अधिकतर लोग तो ज्यादातर अभी ये वाला है, डेट वाला सीन थोड़ा इधर कम है अभी, इधर तो मतलब मारी पीट होता रहता है। इधर क्या है, इधर बहुत बड़ा पंगा है, इधर तो आप मिलेगा कोई मुंह बांध के नहीं जाएगा तो कोई भी गांव वाला देख लेगा, अरे तो फलना का बेटा है और सर अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। इसीलिए सर अधिकतर बच्चे दिल्ली भागना चाहते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है, मैं नहीं बोल रहा, दिस इज अ रिपोर्ट। पढ़ाई की वजह से बहुत कम लोग बाहर जाते हैं। आजकल अगर कोई बोल रहा है कि बाहर जाके मैं पढ़ूंगा, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देखो उसके रीजन हो सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली 100 में 70-80% ऐसे हैं जिनको आजादी चाहिए पेरेंट्स से, लेकिन पेरेंट्स इतने बांध के रखे हुए उनको कि बस उस चुंगल से निकलना चाहते हैं, और चुंगल से निकलने का एक ही तरीका है, क्या पापा पटना जाएगा बा? अच्छा पापा भी बोल देते, समझ जाते, हाँ हमरा पता बा, तो कितना पढ़े वाला बड़ा हमरा पता बा, यहाँ पढ़ला नहीं पटना पढ़िया, तो चल जा भाई, कम से कम तुम चली जाओ, और बाद में फिर खबर आ ही जाता है। जब भी कभी बच्चे का एक्सीडेंट होता है, लड़के का या कुछ भी एक्सीडेंट होता है, कहीं पिटाई खाता है, तो सबको एक बात पता होता है, जरूर कोई लड़की का चक्कर होगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मैं आपको बोल जरूर रहा हूं, लेकिन सच्चाई है, इधर खासकर और ज्यादा है, इसीलिए क्या महाभारत रामायण हो गया तो एग्जैक्टली तो मैंने बोला कि ये जो इधर नहीं, और जैसे दिल्ली में और उधर क्या है, उसमें उधर है कि किसी को फर्क घंटा नहीं पड़ रहा है भाई, उधर क्या है ना, नीचे वाले को फर्क इस बात से भी नहीं पड़, ऊपर वाला मरे चाहे जी, ऊपर वाला 3 दिन पहले मर हुआ, लेकिन नीचे वाले को पता तक नहीं है, तो नीचे वाले को आइडिया लगा रहा है नीचे वाले की कौन मरा है, तो उन लोगों ने आइडिया लगा लिया कि एक पर्टिकुलर आदमी ये मर गया है। अच्छा जैसी घर से बाहर निकला वो आदमी दिख गया देखो ये तो नहीं मरा है, ये तो जिंदा है। सर सोचो नीचे है वो और एक ऊपर है, तो शहर का अलग है, शहर में लोग बात करना पसंद नहीं करेंगे, जैसे आप
जाइएगा। तो गांव में क्या है, जैसी बस में बैठिएगा ट्रेन में, कहाँ का बड़ा वो अफसर आपने आप ऐसे देखते हो, अरे बताओ ना अफसर, दोनों का बहुत फर्क हो जाता है गांव और शहर में। ये आदमी आपको पूरा रास्ते तक पकाता लेके जाएगा, पूछता जाएगा सर आपका पूरा गोत्र उत्र सब पता लगा देगा कि अच्छा तुम फल्ला के घर पर, याद रहो ओकरा बगल में मंदिर बा, ओकरा बगल में ये सोच रहा है भाई यार शांति से यहाँ भी तुम। और जब आप पढ़ने लगते हैं, शहर से आते हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है यार शांति थोड़ा मिले। इसीलिए आमतौर पे एजुकेशन लेने के बाद इंसान में जटिलता होने लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी होने लगता है, जब तक नॉलेज नहीं ले। इसीलिए हिंदी साहित्य में जब आपको बताएंगे तो उसमें कबीर दास को कहा गया है कि कबीर दास का कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा था क्योंकि कबीर दास के पास नॉलेज कम था। इसलिए आमतौर पे मूर्ख लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे गांव के लोग बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि गांव के लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। एक ही कन्फ्यूजन है, क्या औरत का काम है घर में रहना। शहर के लोगों में कन्फ्यूजन क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे लड़कियां पढ़ रही हैं तो उनको ये भी रहता है कि जॉब भी करे, तो कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। गांव में सीधा स्ट्रेट रहता है, औरत का काम है, औरत को पीट भी देगा। अच्छा, औरत भी ये मान के रह लिखे कि इतना होता है, लेकिन शहर में पीट के देखा, आग नहीं लगा दिया फिर उसके बाद देखना, तो थोड़ा द्वंद होता है। बाकी सर बाहर जाने का एक भी लॉजिक अगर किसी का है तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ वो बहुत बेकार लॉजिक है, उसका कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। और वो भी लॉजिक कुछ दिन तक काम करता है, उसके बाद 2-3 महीने बाद आपको भी पता चल जाता है कि कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वही रोल अपनाए और भुगत रहे हैं, आज बिल्कुल भुगत रहे हैं। बड़ा आदमी भुगत रहा है, बड़ा पढ़ने वाला लड़का भुगत रहा है। खैर 12th के बाद ये ज्यादातर होता है कि अच्छा 12th के बाद कहाँ जाना है, ज्यादातर होता है साइंस ले, कि 10th के बाद फिर होता है साइंस ले तो चलते हैं एलएन, चलते हैं कोटा, कुछ और नहीं होता कोटा पहुंचते हैं, या तो नीट करेंगे नहीं तो क्या करेंगे आईआईटी। अच्छा कोटा मान लो पता चला कि जा गर्लफ्रेंड तो दिल्ली जा रही है क्योंकि उसको कॉमर्स लेना है तब आप पापा से बोलते नहीं पापा आकाश में जाएंगे। आकाश कहाँ है, तो आकाश कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली वाले सेंटर पे जाएंगे, पटना वाले सेंटर पे जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करो, थोड़ा दिन तक ऐसा होता है, बाद में लगता है कि जीवन जो है ना, अगर बेटा आप कमा नहीं रहे हो, लड़के हो तो कमा नहीं रहे हो तो आपकी कोई औकात नहीं है। आप अगर लड़के हैं तो, और लड़के वालों की स्थिति बोल दे रहा हूँ, उनकी पहचान सिर्फ इसी बात पे है कि बेटा क्या है, क्योंकि तुमको बैल की तरह खटना पड़ेगा दिन रात, क्योंकि तुम्हारे पीछे 4-5 लोग हैं, बहन है, पापा है, मम्मी है, उसी से पहचान होगी आप, दूसरा और कुछ और चीज से नहीं। बाकी मर्जी आपकी है, डेट पे जाइए। तो कल आएंगे ना सब? चलो ठीक है। और जिसको अगर नहीं आना होगा तो बता देना, जहाँ डेट पे जाना बोल देना, हम भी साथ चलेंगे हम सारे क्लास के बच्चे चलो आगे आते हैं। नहीं चलो मतलब ठीक है, आपकी मर्जी है, बस थोड़ा चीज बैलेंस रखिएगा। और लास्ट बस बोल के मैं खत्म करूंगा, किसी के साथ भी आप इन्वॉल्वमेंट तो रिस्पेक्ट जरूर करिएगा, चीट मत करिएगा, इज्जत करिए, प्यार करिए, आराम से खुश रहिए, बट चीट मत करिए सर, बहुत गंदा आदत है। एक के साथ रहिए, दम उसको इतना करिए कि उसको फील हो कि ये आदमी धन्य कर दिए, बाकी आपकी मर्जी। चलिए आगे। तो सर आप स्पेशल मेजोरिटी हेडिंग डालिए, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। स्पेशल मेजोरिटी में पहला क्या है ना सर, इसमें 4 स्पेशल मेजोरिटी है, 4, एक नहीं सर 4। तो पहले ऐसे कर लेना, पहले आपको कर देता हूं ताकि 1 by 1 डिस्क्राइब कर लेंगे। पहले लिखना है ऐसे स्पेशल मेजोरिटी 1, ठीक है जी, फिर स्पेशल मेजोरिटी 2। मैं शॉर्टकट लिख सकता हूं, आप पूरा लिखोगे, आगे जब मैं बोलूंगा तो फिर शॉर्टकट लिख लेना। स्पेशल मेजोरिटी 2, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी 3, और फिर स्पेशल मेजोरिटी 4। काइंडली ना स्पेशल मेजोरिटी 3-4 जो लिखना, इस तरीके से लिखना, न्यूमेरिकल में, नंबर्स में। चुटकुला सुनना है आप लोग को? ये सर बहुत दिन हो गया नहीं, सुना दो आप लोग फिर। आप लोग तो मेरे से अच्छा बताओगे, थैंक्स टू द मीडिया एंड सोशल मीडिया। स्क्रॉल तो होता ही रहता है, दूसरा क्या ही चलता है मतलब उस पर। चलो अच्छी बात है। तो एक आदमी था, ठीक है, वो आदमी क्या था, डूब गया, 2-3 बच्चा डूब गया उसमें। अभी आदमी सर एकदम कूद गया, उसको बचाने लगा, बचाओ चेक ले आया, मीडिया वाला आया, मीडिया वाला आके बोल रहा है कि अरे सर बताइए आप क्या बचपन से कसम खाए थे कि लोगों को बचाना है, ये हो
मीडिया वाला जैसे ही पूछा बहुत सारा था, ये बोल रहा है वो सब बात छोड़, पहले ही बताओ हमारे को धक्का कौन देगा। सर्वोच्च आदमी है वो, अपना मुफ्त का क्रेडिट नहीं लिया, वो सच बात। अच्छा उससे मीडिया पूरा पूछे जा रहा है, सर आप बचपन से कसम खाए थे कि बच्चों को बताएंगे, वो बोल रहा है भाई वो सब छोड़, बता सर धक्का कौन देता है। आइए चलिए आप हेडिंग डालिए स्पेशल मेजॉरिटी 1, पहला फर्स्ट स्पेशल मेजॉरिटी 1, और इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर इसको समझा देता हूं। लिखिए इट इज आल्सो कॉल्ड परमिशन मेजॉरिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड परमिशन मेजॉरिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड परमिशन मेजॉरिटी, ठीक है जी, परमिशन मेजॉरिटी। परमिशन मेजॉरिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी में भी लिख लेना, वैसे तक आप अपने भाषा में ठेठ भाषा में लिख लेना, क्योंकि सेंटर अगर कोई कानून बनाना चाहता है, सेंटर अगर कोई कानून बनाना चाहता है तो उसको राज्य से परमिशन लेना पड़ेगा, अगर राज्य पे प्रभाव पड़ रहा है तो। जैसे मैंने आपको 3 लिस्ट पढ़ाया था ना जी, कौन कौन सा लिस्ट था? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब अगर कुछ केंद्र जो है वो ऐसे लिस्ट पे कानून बनाना चाहता है जो राज्य के अंदर है, तो भैया राज्य से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि प्रभाव तो उसमें पड़ेगा। इसलिए सर लिख लीजिएगा कि इट इज आल्सो कॉल्ड परमिशन मेजॉरिटी बिकॉज सेंटर को स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है किसी कानून पे पास कराने के लिए जो राज्य के अंदर है, राज्य सूची में। भावना को समझना, शब्दों को नहीं। क्योंकि केंद्र को परमिशन लेना पड़ता है राज्य से किसी कानून को बनाने के लिए जो राज्य सूची में है, इसलिए इसको परमिशन मेजॉरिटी कहते हैं, इसलिए इसको परमिशन मेजॉरिटी कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? परमिशन मेजॉरिटी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट दूसरा, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कौन सा पढ़ा रहा हूं? स्पेशल मेजॉरिटी 1, 2/3, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ P and V इन राज्यसभा, इन राज्यसभा, इन राज्यसभा। एक दो बात का ना नोट करके एक पॉइंट पहले लिख लो आप लोग यहीं पे, ताकि पहले फॉर्मूला लिख लो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा। ठीक है जनाब, टू बाई थ्री ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे? 50%। अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा हम 50% को तो 1/2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं आधा। सर इसलिए मैं 50% लिखा हूं, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में 1/2 लिख दिया था फॉर्मूला। जैसे मैंने अभी फॉर्मूला को क्या बोला कि ग्रेटर देन 50% ऑफ टीएस बोला था ना। कौन सा मेजॉरिटी का फॉर्मूला है बताओ? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का है। सुन रहे हो? तो इसके जगह पे एग्जाम में क्या लिखा हुआ था? ग्रेटर देन 1/2 ऑफ टीएस। तो प्लीज वहां कंफ्यूज मत हो जाना कि जा सर तो बताए नहीं किए, मिलिए बस खाली। सर वहां पे आपको सिंपल है समझना, 50% का मीनिंग क्या? 1/2। और 1/2 जानबूझ देता है क्योंकि हर बुक में लिखा हुआ रहता है ग्रेटर देन 50%, लेकिन उसने एग्जाम में क्या दे दिया? 1/2। तो आपको वहां समझना है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है जी, पहले सुन पा रहे हो मेरी बात? यहाँ ना 2/3 लिखा है, तो हर जगह 1/2 अभी पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा है? 2/3 ऑफ पी एंड बी। मुझे एक बात बताओ, अगर अलॉट हो तो 2/3 और 1/2 दोनों में बड़ा कौन है? 1/2। अगर 1/2 करोगे तो कितना होगा? 0.5। इसको डिवाइड करके देखो तो सर 2 को डिवाइड करोगे 3 से। अरे सुनो,
तो पॉइंट दोगे तो क्या हुआ 0.6, 3 6 18 2 फिर 6, अरे है ना, ये 0.6 है और ये क्या है 0.5। अब कौन बड़ा है? सर क्या बात करते हो आप लोग? अरे रुको इधर समझो, वैल्यू के मीनिंग, वैल्यू जब भी कभी याद रखिए, जैसे 1/2 लिखा हूं और एक और क्या लिखा हूं मैं 2/3, हमेशा ध्यान दो और समझो, इसकी वैल्यू तो 0.5 हो रही है और इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 0.6। हमें उससे मतलब नहीं है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं पहले उस बात को समझिए। 2/3 जब भी आया इसका मीनिंग क्या है, 3 में से 2 आदमी आपको सपोर्ट किया हुआ होना चाहिए, अरे है ना, यानी कि 3 में से 2 आदमी सपोर्ट लगभग किया होना चाहिए, तो ये तो आपको लगभग 50% से ज्यादा हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ ज्यादा? 2 में 1 आदमी सपोर्ट करना चाहिए, तो ये क्या हुआ कम, क्योंकि 50% लोग अगर आपके समर्थन में है तो काम हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे सर 50% से काम नहीं चलेगा, 50% क्या होना चाहिए ज्यादा। इधर देखो, यानी कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग इन राज्यसभा लिखा है, इसको बोल रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी 1। क्या सुन रहे हो तो जोर से बोलिए सर, प्लीज अलर्ट रहो। तो स्पेशल मेजोरिटी 1 में सिंपल मैं क्या बोल रहा हूं कि सर परमिशन मेजोरिटी है। अगर केंद्र मान लो एक कानून बनाना चाहता है, लेट से केंद्र ने बोला कि हम एजुकेशन पे, शिक्षा पे एक कानून बना रहे हैं, ठीक है जी, और मान लो शिक्षा जो है वो लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में, कौन से लिस्ट में, मान लो सर, तो अगर स्टेट लिस्ट में है और वो कानून बनाना चाहता है तो सबसे पहले तो आपको राज्य से परमिशन लेना पड़ेगा कि बेटा हम इस पे कानून बनाना चाहते हैं, इजाजत दो तब देंगे, है ना। अब मुझे बात बताओ, क्या ये सब राज्य से परमिशन लेगा? इतना टाइम कहाँ है सर? इधर देखो, इसीलिए तो राज्यसभा को बनाया गया है। अगर सब राज्य से परमिशन लेगा तो पता चला कि पूरा जिंदगी बीत जाएगा। 28 राज्य अब प्लस 3 राज्य बोला था विथ स्टेट लेजिस्लेचर, जम्मू कश्मीर बोला था ना, दिल्ली और पुडुचेरी, तो प्लस 3 कितना हुआ 31, यानी कि 31 राज्य से परमिशन लेना पड़ेगा। तो क्या हर किसी से जाकर लेगा क्या सर? उतना टाइम कहाँ है? इसलिए हम क्या बने हैं राज्यसभा। अरे राज्यसभा कैसे बना है? राज्यसभा को सर कौन चुनता है? एमएलए। तो हमारे बिहार के जो विधायक हैं इन्होंने मिलकर चुना राज्यसभा के एमपी को, गुजरात का एमएलए भी चुना राज्यसभा के एमपी को, महाराष्ट्र, यानी कि पूरे राज्य का सब विधायक मिलकर क्या चुना? राज्यसभा के एमपी को। और राज्यसभा का सीट टोटल कितना है? 243। अरे कुछ बुझा रहा है? इधर देखो, तो राज्यसभा में अगर 243 सीट है तो इसमें आपको नहीं लगता इधर हर राज्य में राज्यसभा के एमपी का सीट कुछ ना कुछ निर्धारित है? मतलब 243 में बोला गया कि बिहार के एमपी 10 रहेंगे। अरे कुछ बुझा रहे हैं? महाराष्ट्र के बोला गया 12 रहेंगे, उत्तर प्रदेश का बोला गया 20 रहेंगे। अरे सुन रहे हो? तो कुल मिलाकर टोटल कितना होगा? 243। अरे 243 से क्यों राज्य का होगा? राज्यसभा बोल रहे हैं, राज्यसभा यानी कि राज्य का सभा इधर। और राज्य का सभा कब वहां पे होगा? जब पूरे राज्य के कुछ लोग वहां बैठे रहेंगे। अरे है ना। तो राज्यसभा का 243 सीट है। तो सर हमने राज्यसभा इसीलिए बनाया कि सर दूसरे राज्य से ज्यादा के सबसे परमिशन ना ले, क्योंकि उनका नुमाइंदा बैठा हुआ है कहां? राज्यसभा में। कुछ बुझा रहा है? क्योंकि सर विधायक नहीं तो चुन के भेजा ना राज्यसभा के एमपी को, और हमने किसको चुना है? विधायक को। तो हमने चुना एमएलए को, एमएलए चुन रहे उनको, यानी कि सर हमारा भरोसा किस पे है? एमएलए पे। और एमएलए का भरोसा उस आदमी पे है जिसको उसने वोट दिया, है ना। तो जब सरकार क्यों बार बार हर राज्य से पूछेगा? सरकार तो सिंपल किससे पूछ लेगा? राज्यसभा से। अरे है ना, हर राज्य से पूछना हुआ तो हो गया फिर काम। इसीलिए राज्यसभा का क्या फॉर्मूला है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन, क्या लिखा हूं? राज्यसभा। कुछ बुझा रहा है? अब एक नोट करके पॉइंट लिखो, लिखो नोट 1, नोट 1। और जैसे बोल रहा हूं ध्यान से लिखना, तभी क्वालिटी में मजा आएगा। नोट 1 लिखो, राज्यसभा, राज्यसभा पहले हिंदी में लिख लेना, फिर मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, जो इंग्लिश वाले सिर्फ होंगे। राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसे स्टेटमेंट को समझ में आ रहा है? इंग्लिश में क्या लिखना है? राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। और याद रखिएगा, इसके बाद से मैं
एक ही बार बोलना शुरू करूंगा, क्योंकि आप लोग 2-3 बार बोलना शुरू कर दिया तो आप लोग को ना थोड़ा सा ये हो गया, लेजीनेस हो गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद से बोल के भूल जाऊंगा मैं। आपकी हैबिट थोड़ी सी खराब हो रही है धीरे धीरे, तो हैबिट खराब शुरुआत में नहीं करना है। तो मैंने बोल दिया आपको बात खत्म। राज्यसभा क्या है सर? इधर देखो, एक घर है राज्यसभा। तो राज्यसभा मैंने बोला उस पूरे राज्य का, इंडिया का, उसको सर रिप्रेजेंट करता है, उसको प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि राज्य के में कुछ भी करना हो तो किससे परमिशन लीजिएगा? राज्यसभा से। बात खत्म। ठीक है जी, यहां तक। तो राज्यसभा में आप एक बात बताओ, राज्यसभा अगर सर पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यसभा के एमपी को पूरे राज्य के एमएलए चुन रहे हैं, है ना? और सर ये इनको चुनने का राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि हम सर चुनते हैं विधायक को और विधायक ये लोग चुनते हैं किसको? एमपी को। इसी के बारे में मैंने आपको कंडीशन बताया था क्या सर, कि अगर 245 अगर सीट है 245, तो 245 सीट में हर जगह का कुछ ना कुछ अलग अलग होगा, अरे है ना? तो मान लीजिए बिहार में 10 सीट है कि 10 राज्यसभा के एमपी होगा, मान लीजिए। तो 10 राज्यसभा के एमपी हैं और 10 के 10 राज्यसभा के एमपी चुने हुए हैं पहले से, तो कोई 11वां आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सीट टोटल कितना है? 10। मनमोहन सिंह को जब प्रधानमंत्री बनाना था तो मैंने क्या बोला था आपको कि सर उनको राज्यसभा का एमपी बनाना था, क्योंकि जब तक आप एमपी बनेंगे नहीं तब तक आप प्रधानमंत्री के लिए फिर चुनाव कंटेस्ट करेंगे नहीं। तो सर मैंने क्या बोला था, नियम था कि आप जिस राज्य के हैं उस राज्य में ही आप लड़ सकते हैं, यानी कि उस राज्य के ही राज्यसभा। इधर अगर मनमोहन सिंह मान लीजिए बिहार के होते, बिहार में 10 सीट था, तो 10 सीट में से अगर एक सीट खाली रहता है, एक मान लीजिए 9 भरा हुआ है, तो राज्यसभा के एमपी के लिए मनमोहन सिंह को लड़ाया जा सकता था, अरे है ना? बिल्कुल। लेकिन सर मैंने बोला कि सीट खाली था गुवाहाटी का, मनमोहन सिंह ठहरे कई और राज्य के, तो सर नियम ही बदल दिया गया कि राज्यसभा के एमपी का चुनाव लड़ने के लिए आपको उस राज्य का होना जरूरी ही नहीं है, और नियम ही खत्म कर दिए गए। तो आप जरा यहाँ देखिए, अगर हम कोई लॉ सेंटर बनाना चाहता है और लॉ बनाना चाहता है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा किससे? राज्य से। तो राज्य से क्यों परमिशन लेगा? राज्यसभा के ही सारे आदमी बैठे हुए, सॉरी राज्य के सारे आदमी बैठे हुए कहां? राज्यसभा में। तो इसमें कितना परसेंट चाहिए परमिशन के? देखिए 2/3 ऑफ, तो गुना प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए 245 में से उस दिन 200 लोग ही अवेलेबल थे, अरे समझ पा रहे हो? इधर इधर जब कोई बिल पास कराना होता है ना और राज्य में बवाल चल रहा होता है, राज्य वाला नहीं मान रहा होता है, तो जानते हैं क्या किया जाता है? केंद्र क्या कर देता है, राज्यसभा के एमपी को फोन करेगा, हेलो आज आना मत। अरे 2 तरीका है ना जी। इधर देखो फॉर्मूला क्या है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है क्या? प्रेजेंट इन वोटिंग, अरे है ना? टोटल स्ट्रेंथ रहता तब ना 245। प्रेजेंट इन वोटिंग, सर फोन करके सीधा बोल देगा आइयो मत, तुमको बना देंगे आगे चल के। अरे हो सकता है ना भाई? बिल्कुल होगा सर। क्यों? रूल 2 सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। फिर भी याद है ना, अरे गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी। तो केंद्र तो सर बड़ा है ही, चाहे किसी भी तरह से आओ। सर जिस दिन बिल पास कराना होता है और केंद्र को डर रहा आता है कि सर ये राज्यसभा में ये बिल पास होने में दिक्कत होगा, तो केंद्र उन सब एमपी का लिस्ट निकालता है कि के बाद, अरे भाई सर निकालेगा ना कि कौन कौन है जो इस बिल का विरोध कर रहा है। चुपचाप को फोन जाएगा, एगो मर्सिडीज भेज रहे हैं, कल मत आइएगा। अच्छा कल नहीं आइएगा मतलब क्या? सिंपल सी बात है, नहीं आना मतलब क्या? वो तो सर अगेंस्ट में था, वो आया ही नहीं, तो उसका वोट काउंट होगा क्या? नहीं, जो लोग आएंगे उतना ही वोट काउंट होगा, तो उतना ही को बुलाएगा जो उसके फेवर में है। बात खत्म है। अरे कुछ बुझा रहे, बाकी ये तेल लेने अपना, मेरे उससे क्या दिक्कत है? इसीलिए यहाँ नियम में जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग खतरनाक है सर। अगर टोटल स्ट्रेंथ रहता तो फिर ये काम नहीं चलता। कुछ बुझा रहे हैं? चाहे कुछ भी कर लो सर, आपको सबका सहमति लेना पड़ता है। कितना स्कॉर्पियो कितना मर्सिडीज दीजिएगा, बिक जाइएगा। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए सर आपको यहाँ पे तो लिमिटेड लोग ही अगेंस्ट में रहेंगे, खाली एक मर्सिडीज स्कॉर्पियो पे तो काम हो जाएगा अपना। बुझा रहे? गिफ्ट दे रहे हैं। तो यहाँ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन कहाँ? राज्यसभा। अच्छा ये बताओ लोकसभा में लागू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होगा। जिसको तो लगता है लागू होगा हाथ खड़े करे जा। अच्छा जिसको लगता है नहीं लागू होगा वो हाथ खड़े करे। इसमें मेजोरिटी ज्यादा है।
पढ़ भी रहे हम स्पेशल मेजोरिटी भाई साहब, राज्य से परमिशन लेने की बात हो रही है तो केंद्र में क्या लगाइएगा, केंद्र तो बना रहे हैं, उसको परमिशन क्या बोली, इट इज आल्सो कॉल्ड क्या, परमिशन मेजोरिटी। और परमिशन किसे लेना है, स्टेट से। सर सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगा ये, राज्यसभा में। तो सर 2/3 × 200, इधर देखो बिल पास कराना है, 200 लोग को मात्र बुलाया है और बीजेपी गवर्नमेंट अभी है, तो बीजेपी गवर्नमेंट आश्वस्त है कि ये 200 लोगों में से मैक्सिमम लोग हमारे फेवर में हैं, इसलिए इनको फोन किया कि तू आ जाइयो रे। अच्छा, जो अगर नखरा नखरी करे उसको क्या बोला, तू मत आना, सीधी बात है, तेरे पास हो गया। इधर जरा इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा, हाँ लगभग अप्रोक्स 133 के करीब आएगा, यानी कि 200 दूना 400 और 3 से करोगे तो कुछ आ जाएगा अपना, है ना। तो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, तो लगभग अगर 133 एमपी राज्यसभा का बोला है कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, तभी शायद पास हो पाएगा। अब इधर देखो, हमने तो सिर्फ 200 लोग में से किया है, 200 लोग प्रेजेंट थे, प्रेजेंट किए, वोट भी दिए, उस प्रेजेंट और वोट में 200 में से 133 लोगों ने बोला यस, और बाकी जो लोग बचे उन्होंने क्या बोला, नो, फिर भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि सर प्रेजेंट इन वोटिंग पे कर रहे हैं, टोटल स्ट्रेंथ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो स्पेशल मेजोरिटी 1 का सिंपल मीनिंग है क्या जी, सुन लो, जितना आराम से बता रहा हूँ ना ध्यान से समझ लेना। स्पेशल मेजोरिटी 1 का क्या मीनिंग है, जब केंद्र कोई कानून बनाए और राज्य से परमिशन ले, उसके लिए जो मेजोरिटी लगेगा वो कौन सा होगा, स्पेशल मेजोरिटी 2, है ना। यहाँ तक क्लियर है, जोर से बोले ऐसा नो, किसी से समझ में आ गया, हाथ पे नेक्स्ट हेडिंग डालिए, गैप छोड़ के स्पेशल मेजोरिटी 2, और ये सबसे खतरनाक है स्पेशल मेजोरिटी 2। लिखिए स्पेशल मेजोरिटी 2 में पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए इसमें, यूज्ड ओनली इन लोकसभा एंड राज्यसभा, यूज्ड ओनली इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखना, ऐसे करके लिख लेना, हाँ लिखो, इट इज यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस, 2 पर्पस के कारण ये इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस, मतलब 2 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये, टू रिमूव हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस। पहले लिखो, टू रिमूव हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, सीएजी, सीएजी होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आगे आएगा ये, बट अभी सिर्फ जान लो, सीएजी एक्सेट्रा एडीसी एंड हाई ऑफिसर्स, एंड हाई ऑफिसर्स। एक बार बोल देता हूं, कोई बात नहीं। पहला मैंने बोला टू रिमूव हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कॉमा सीएजी एंड हाई ऑफिसर्स। तो बड़े बड़े ऑफिसर को निकालना है ना, तो सर स्पेशल मेजोरिटी 2 लगाने का। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछता है, जानते हैं कैसे पूछता है, ऐसे पूछता है कि क्या, क्वेश्चन नहीं पूछा वो भी था, ये मेंस का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जजमेंट क्राइटेरिया। देखो इधर, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अगर है और गलती किया है तो क्या उसको सजा दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी मेजोरिटी के थ्रू मिलेगा, तो स्पेशल मेजोरिटी 2 से। स्पेशल मेजोरिटी 2 का फॉर्मूला भी बताऊंगा। पहला पॉइंट लिख लिए, दूसरा पॉइंट लिखो, टू पास दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। टू पास, अगर पास कराना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, सुधार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखना है तो यहाँ पर आप स्पेलिंग लिख ही सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग लिख लो, ठीक है जी, और उसमें एल लगा दो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया।
और अमेंडमेंट में आपको क्या करना है, अमेंड लिख के मेंट लगा देना है। ये हिंदी मीनिंग क्या हो गया, संवैधानिक संशोधन, अगर संविधान में चेंज करना चाहते हैं तो टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, लिखो अंडर आर्टिकल 368, अभी आज बताऊंगा तभी समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 368 टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। एक बार और बोल देता हूं हिंदी में। दो पर्पस है सर स्पेशल मेजोरिटी 2 का। पहला पर्पस, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जज को, हाई कोर्ट जज, सीएजी और हाई ऑफिसर्स को हटाना है तो सर आप लगाएंगे स्पेशल मेजोरिटी 2। दूसरा पॉइंट, अगर आप संवैधानिक संशोधन करना चाहते हैं 368 के अंतर्गत तो आप इस स्पेशल मेजोरिटी 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। जो पहला पॉइंट है ना आर्टिकल 368, इसको मैं अभी जस्ट डिस्क्राइब करूंगा तो आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, लेकिन दूसरा पॉइंट तो क्लियर होगा, अरे है ना। और पहला पॉइंट में कि सर संविधान में कुछ संशोधन करना हो तो आप समझ जाइएगा कि बॉस आराम से यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी 2 लगेगा जो 368 के तहत हो रहा है। सुन रहे हैं? देखिए जब भी कभी आपको आर्टिकल में ऐसे मिले, अच्छा एक और बात, बाय द वे लक्ष्मीकांत ले लीजिएगा जो लोग नहीं लिए हैं, मैं पहले बता दूं, आप चैप्टर में आपको देने वाला हूं पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत और 11th का लिख लीजिएगा, ले लिए तो अगर 11th का एनसीईआरटी 11th लिख लीजिएगा साइड में, 11th का एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, उसके ऊपर में लिखा होगा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसके ऊपर लिखा होगा मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के सिद्धांत, तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अगर जिनको किताब खरीदने और उसमें कोई भी दिक्कत होगा, मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी पैसे की दिक्कत हो, चाहे कुछ भी, किसी को तकलीफ हो या कुछ भी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, हर चीज का सॉल्यूशन है। आपको काम करने मतलब नहीं चाहिए। पहली बात, जो करना चाहता है उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए 10 बहाने हैं, सर ऐसा नहीं हो, सर ऐसा। जिसको करना है सर वो सॉल्यूशन दे देगा, जिसको नहीं करना वो बहाना ढूंढेगा। अब आप दिखा गए सर सॉल्यूशन ये है कि एनसीईआरटी का आपको आराम से ऐप मिलेगा, एनसीईआरटी ऐप मैं आपको लिंक भेज दूंगा, कुछ लोगों को डाउनलोड पता नहीं आप लोग करवा नहीं करवा, वो जो मैं एनसीईआरटी के ऐप बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं भेजूंगा वही आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उस डाउनलोड करने में दोनों एनसीईआरटी का पूरा किताब क्लास 6 से लेकर 12 तक सारा किताब है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आराम से आपको ये नहीं सर पैसा नहीं था, ये नहीं था, ये सब नौटंकी मत करिएगा जी, वो सब बेकार लगता है, भद्दा लगता है, पढ़ने वाले के लिए ये सब कुछ नहीं। तो सर ये काम कर लेंगे, ये 2 बुक, एक ये और एक फिजिकल ज्योग्राफी और लक्ष्मीकांत, मतलब 3 बुक आपको आगे। नेक्स्ट, अब सर उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो सर मैंने आपको बोल दिया कि 2 चीज पास कराने के लिए होगा क्या, इधर इधर, तो मैं बोलूंगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अगर पास कराना है और सर उनको हटाना है तो क्या करोगे आप, स्पेशल मेजोरिटी 2। अब फॉर्मूला लिख लो स्पेशल मेजोरिटी 2 का, उसके बाद जीवन का नाम लेंगे। देखिए 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, लिख देता हूं, टू बाई 3 P एंड V ग्रेटर देन, बोर तो नहीं हो रहे हो ना सब, ग्रेटर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 1/2 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक ठीक, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है किसी को? अब तो यार आना ही चाहिए कम से कम भाई, अब नहीं आएगा तो कब आएगा, है ना। तो फॉर्मूला को पहले से हाईलाइट कर लेना और एक बात दिमाग में नोट करके लिख लेना, पहले सुन लो तब लिखना। जितना टफ इधर पोजीशन रहेगा, जितना बड़ा पोस्ट, उतना ही टफ मेजोरिटी लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट जज का पोस्ट क्या है, बहुत बड़ा, फिर प्रेसिडेंट का भी पोस्ट क्या है, बहुत बड़ा, तो प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर बहुत बड़ा है तो उसका स्पेशल मेजोरिटी 4 लगेगा। अगर उससे पहले का पावर जिसका है, मान लो स्पेशल मेजोरिटी 2 सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए लग रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज और इनके दोनों बीच में जो बड़ा पोस्ट है उसमें कौन सा मेजोरिटी लग जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी 3। तो मैकेनिकल मीनिंग क्या, इधर सिंपल सोचो जरा आप मेजोरिटी को, तो एकदम दिमाग में बैठेगा। बस मेजोरिटी ही आज पढ़ाऊंगा, ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं आप लोग को, ताकि सर मुझे पता है
ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हमसे खफा, रात में पढ़ा और सवेरे सफा। तो वो जो काम है ना सर, वो काम नहीं करना है। फर्स्ट याद रखो क्या था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल था। क्या था जी, ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, क्लियर। सेकंड सिंपल मेजॉरिटी, ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखो थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। इफेक्टिव, ग्रेटर देन 50% ऑफ, बोलो, टोटल स्ट्रेंथ माइनस डीडीआर। उसके बाद आई स्पेशल मेजॉरिटी 1, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना जी, इन कहां, राज्यसभा। परमिशन सर धीरे धीरे टफ हो गया। अब यहां देखो क्या है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग तो होना ही चाहिए, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से। इसका मीनिंग एक एग्जांपल से समझा देता हूं ताकि जीवन का आनंद, वैसे आपको खुद समझ लेना चाहिए। तो मान लो आप हटाना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट के जज को, किसको हटाना चाहते हो, इसमें 2 स्टेप है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग कौन से हाउस में, और यहाँ पे मैंने लिखा हूँ 1/2 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ कौन से हाउस में। लेकिन मैंने अभी आपको एक पॉइंट पहले लिखवा दिया है, इट इज यूज्ड इन बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। अरे देखो फर्स्ट लाइन वही तो लिखवाया हूँ, फर्स्ट लाइन पढ़ो तो क्या लिखवाया हूँ भाई, दोनों में यूज है ना, कि एक ही जगह यूज है, दोनों में यूज है। इट इज यूज्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है जी, है ना। यानी कि सर ये कंडीशन हर जगह, दोनों जगह फुलफिल करना पड़ेगा आपको। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के हटा रहे हो, मजाक बात नहीं है, आप उसको हटा रहे हो जो पूरे देश के लिए न्याय करता है, जिस पे पूरा देश आश्रित है। सर आपको कुछ भी होगा तो एक ही बात बोलते हो, फरिया लेंगे कहा, न्यायालय में, अरे है ना। और उस पे आप आरोप लगा के उसको हटाना चाह रहे हो, तो इतना आसान नहीं है, समझ रहे। आई विल सी यू इन कोर्ट, बोलता है क्या है कोर्ट में आई विल सी यू इन पैंट सर सिंपल सा लॉजिक है कि जिस कोर्ट में पूरा आपको पूरा न्याय दिला रहा है, जिस पे पूरा इंडिया के लोग को भरोसा है, उसके जज को हटाना इतना आसान तो होगा नहीं, कतई बात नहीं। अरे है ना। तो देखिए सर, तो आपको क्या करना है, 2/3 मान लीजिए, पहले मैं प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहा हूँ, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन, मैं ले रहा हूँ अभी सिर्फ लोकसभा का केस, किसका ले रहा हूँ, तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, लोकसभा में कितना होता है 545, यहाँ पे भी धांधली होगा कि नहीं होगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग है। और सर गवर्नमेंट जो अभी करंट में है बीजेपी, मैंने आपको बोला था एक नाम बोला था जस्टिस रंजन गोगोई, तो रंजन गोगोई पे आरोप लगा, बताया था आपको। जिस लड़की ने, जिस महिला ने आरोप लगाया जस्टिस रंजन गोगोई पे, उसने क्या किया, खुद ब खुद अपना केस को सॉल्व करने के लिए खुद डिसीजन सुनाया, और खुद डिसीजन सुनाने के बाद इंटरेस्टिंग जानते हैं क्या किया, खुद से बाद में बीजेपी ने उसको राज्यसभा का एमपी भी बना दिया। मेरी बात सुन रहे हैं। तो कहने का लॉजिक क्या है कि सर अगर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो हम उसी हिसाब से लोगों को बुलाएंगे जो लोग सपोर्ट में हैं, और जो लोग नहीं सपोर्ट में, क्या उसको सर बाहर, या तो जैसे भी करे, साम दाम दंड भेद जैसे लगे, हाँ या ना। लेकिन सर यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ क्या है, आए चाहे मत आए, टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा जरूर होना चाहिए। अरे कुछ बुझा रहा है तो यहाँ पे आपका नहीं चलेगा स्कॉर्पियो मर्सिडीज, यहाँ पे आपको सर बिल्कुल करेक्ट, अगर किसी पे एलिगेशन है, करेक्ट आरोप है, तभी आप निकाल सकते हैं, ये तो आसान नहीं। तो क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, यहाँ पे भी हम लोकसभा ले रहे हैं, यहाँ पे भी लोकसभा ले रहे हैं, ठीक है जी। तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस दिन मान लीजिए 500 लोग प्रेजेंट थे, मैं आपके इस कैलकुलेशन को कन्वीनियंस बनाने के लिए मैं 300 ले रहा हूँ, ताकि गुना भाग करने में थोड़ा दिक्कत ना हो। मेरी बात समझ में आ रही। तो मान लीजिए उस दिन 545 में से कितने लोग अवेलेबल थे, 300 लोग। तो 2/3 का 300 अगर करेंगे तो सर काटा लीजिएगा आराम से, कितना हो गया 200, यानी कि 200 लोग। और ये जो भी आएगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, यानी कि हाफ गुना टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए कितना है 545 करिए 273 के आसपास। अरे है ना, ये बड़ा है कि छोटा है, छोटा है सर, नहीं हटा पाइएगा। अरे बेचारे कुछ बात समझ में, ये मेन लॉजिक है यहाँ। तो यहाँ पे सर आप प्रेजेंट वालों को बुला के काम नहीं कर पाएंगे, आपको सर उसको भी फॉलो करना है। जो भी लोग यहाँ पे समर्थन देंगे वो सर 273 से ज्यादा ही होना चाहिए। अरे कुछ बुझा रहा है,
अच्छा सिर्फ लोकसभा के एग्जाम्पल नहीं हो, राज्यसभा भी यही नहीं हो। तो जहां 1/2/3 300 के जगह पे मान लीजिए 245 सीट है, उस दिन 245 में से मान लीजिए फिर कन्वीनियंस के हिसाब से हम ले लेते हैं कि 180 लोग अवेलेबल थे मान लो। कितने लोग? 180। अरे समझ पा रहे हैं? तो 2/3 गुना 180 करेंगे तो 3 60, सही कितना हुआ? 60 गुना 120। अब यहाँ पे 1/2, लेकिन यहाँ पे कितना लेंगे? 245। अरे है ना, इसको करके देखिए कितना होगा? 122 पॉइंट समथिंग, मतलब 123-24 मान लीजिए। कम है कि ज्यादा? कम नहीं कर पाइएगा, इसीलिए सर बहुमत ज्यादा चाहिए आपको। यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग है, फिर भी सपोर्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि सर आप सुप्रीम। सर सोचो इधर इधर, बड़ा पावरफुल कौन इंसान है जिसको हटा देना आसान है, जिसको हटा देना मुश्किल है? जिसको हटाना जितना मुश्किल है, पावर उसको उतना स्ट्रॉन्ग है। आज आप थे, आज आपको सर चपरासी थे, आप बोलिए कल से मत आना। क्यों? क्योंकि आपका पावर क्या है? कम। अरे ऐसा नो, आप प्राइवेट जॉब में काम करें, कल से बोलते मत आइयो, कहना आएंगे नहीं आना है। लेकिन सर आप राष्ट्रपति को सब बोल सकते हैं नो। तो सर क्या बोला मैंने? जितना बड़ा पावर उतना टफ मेजोरिटी, और इंटरेस्टिंग उतना ही बड़ा उसका सर अलग अलग चीजें रहेंगी। तो कहने का लॉजिक क्या है? देखिए ध्यान से, लॉजिक सिंपल है कि यहाँ पे सर कोई चालबाजी नहीं चलेगी। आप कितने लोग को भी बुला लीजिए, जितने भी लोगों को बुलाइए, कम से कम यहाँ पे जितना भी है उसके ज्यादा समर्थन में लोग होना चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो। पहले यहाँ तक क्लियर है? तो सर स्पेशल मेजोरिटी 3 बताया कि 2 बताया हूँ? 2। तो ये स्पेशल मेजोरिटी 2, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए ये वाला 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, उसके बाद आगे का कारवा पढ़ाएंगे। चलो लिख लो पहले। अच्छा हम इसको अगर ऐसे लिख दें, ध्यान से देखना, एक पॉइंट लिख रहा हूं, आप समझा के बताना सही लिख रहा हूं कि गलत। स्पेशल मेजोरिटी 2 इज इक्वल टू स्पेशल मेजोरिटी 1 प्लस, देखना मतलब सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देखते हैं किसका दिमाग यही है। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला पहले ये है ना जी, ये फॉर्मूला किसका है? स्पेशल मेजोरिटी 2 का है। मैं और बारीकी से आपके कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि देखो मैं पढ़ाता हूं जब, तो मैं सर जब तक पूरी तरीके से आप लोग समझ में, मुझे आप लोग से थोड़ा अभी 1-2 दिन से शिकायत है, थोड़ा खाना वाना खा के आया करिए, किसी भी तरीके से कुछ चैलेंज करके। आप लोग को सुस्त देख के बढ़िया लगता नहीं है मुझे, तो कम से कम सुस्त रहेंगे तो मैं बोला नहीं मजा नहीं आता है फिर पढ़ाने में। आप एकदम एनर्जेटिक रहते हो तो मजा आता है, सुस्त रहते हो तो वाकई मजा नहीं आएगा, किसी को भी मजा नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं पढ़ा के निकाल लूं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ मेरे में ही प्रॉब्लम है। मैं किसी को भी पढ़ाऊंगा तो पूरा एकदम तय पे पढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाह वो आदमी में नहीं हो कि बस आपको बस खाली ऐसा हाँ ठीक है हम पढ़ा दिए आप निकल लीजिए, वो मेरे से नहीं होता है। यहाँ से मेरे नींद नहीं आएगा ना, यहाँ से मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो मैं वो आपके लिए नहीं करूँ, मैं अपने लिए ही एक तरीके से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं संतुष्टि मिलती। तो मैं वो टीचर या वैसा इंसान बिल्कुल नहीं बनना चाहता, और आपको ही बोलूंगा जब तक आपको ही ना लगे। इसलिए जब तक आप पूरी तरीके से नहीं हो जाते हो तब तक ठीक नहीं लगता है पर्सनली। नहीं तो सर जहां तक जिम्मेदारी पूरी करने की बात है तो पूरा जिम्मेदारी 1 महीने में निपटा दूंगा मैं। लेकिन वो जिम्मेदारी क्या, जिस जिम्मेदारी से फिर आपको समझना, इसलिए रिस्पॉन्ड करते रहिएगा और लुल पुल होकर मत बनिएगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही डिफाइन करेगी कि आप आईएएस बनिएगा कि नहीं बनिएगा। एटीट्यूड, किस ढंग से आप सीख रहे हैं। यहाँ पे आ गए, हाँ आ गए तो पढ़ाई उसके बाद कुछ देर बाद हाँ मैं पढ़ ली तो जाएगा। अरे भैया ये जो तरीका है ना वो मरने वाला तरीका है, ठीक है। उससे बढ़िया सर आपको क्या करना है, कहीं बढ़िया सा गड्ढा देखना है, उसमें पानी देखना है, चुल्लू भर से ज्यादा होना चाहिए ठीक है, कि आप उसमें समाहित हो जाए बस। तो सर स्पेशल मेजोरिटी 2 का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ग्रेटर देन कितना? हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। मैं इसी को चेंज कर रहा हूं, इसी जगह पे मैं अब लिख रहा हूं स्पेशल मेजोरिटी 2 इज इक्वल टू स्पेशल मेजोरिटी 1 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कल घर पे जाके कितने लोग पॉलिटी रिवाइज किए थे? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। और नहीं रिवाइज करोगे ना बता देते हैं, समझ में नहीं आएगा। देखो इधर ये मैं जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ गलत, पहले तो ये बताओ।
सर आप लिखे होंगे तो सही है, लिखे होंगे, पर लॉजिक समझ में आ रहा है पहले क्यों? लॉजिक समझना है, मतलब मेरे मतलब क्या, मैं जानबूझ के गलत भी लिख दूंगा, इसमें क्या है? क्या देखो 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग के जगह पे मैंने लिखा है स्पेशल मेजोरिटी 1। तो सर 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग कहाँ था? राज्यसभा में। अरे है ना? तभी तो स्पेशल मेजोरिटी 1 कह रहे थे, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी 1 का मीनिंग क्या है? परमिशन मेजोरिटी, और परमिशन राज्यसभा से लोगों की लोकसभा से, राज्यसभा से। अरे हाँ है ना? तो सर 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग इन राज्यसभा, यही तो फॉर्मूला है स्पेशल मेजोरिटी 1 का। देखो तो लिखवाया, प्लस हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के जगह पे मैंने क्या लिखा है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहां लग रहा था? लोकसभा में। अरे यस और नो? लोकसभा और एसएलए में। तो सर ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, ये कहां लग रहा है? लोकसभा में, यानी कि हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया आपको? स्पेशल मेजोरिटी 2 यूज होता है कहां कहां? लोकसभा में और राज्यसभा में। तो राज्यसभा में ये वाला हो गया, और लोकसभा में ये कंपलसरी है, किसी एक में नहीं होगा, दोनों में इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज किसी एक का नहीं है, वो पूरे इंडिया का है। तो सर लोकसभा में भी आपको पास कराना होगा, और राज्यसभा में भी पास कराना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह से काम नहीं चलेगा। कुछ बुझाया? किसको तो समझ आ गया? आप खड़े करो। तो ये जो फॉर्मूला है, यही क्वेश्चन पूछा था, कैसे देखो, स्पेशल मेजोरिटी 2 इज इक्वल टू, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी दिया हुआ था, और नीचे 3-4 ऑप्शन दिए हुए। तो वहां आपको दिमाग में रखना है कि सर क्या होगा। समझ पा रहे हैं? इसीलिए इतना बारीकी से बताने का मीनिंग है, नहीं तो मैं मतलब क्या ही बोलूं, मैं कभी कभी बोले कि ज्यादातर पॉलिटी जो आपको पढ़ाया जाता है सिर्फ और सिर्फ रद्दी होता है, जो आपको आराम से 2-3 रुपए में मिल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं, आराम से नोट्स भूजा भूजा खाइएगा वहां। सुन रहे हो सर? तो स्पेशल मेजोरिटी 2 पहले क्लियर है? बताना जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए कौन सा मेजोरिटी लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 2 की 1 2। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ो, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ पास कराना चाहती है, और वो स्टेट लिस्ट में है चाहे कॉन्करेंट लिस्ट में है, और उस लॉ से राज्य पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हम उसको स्पेशल मेजोरिटी 1 लेंगे या स्पेशल मेजोरिटी 2 लेंगे? 1 लेंगे। फिर बात समझ में आ रही है? अब जैसा देखो, जीएसटी जानते ही होंगे आप लोग, तो जीएसटी पास हुआ। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है जी? तो जीएसटी पास हुआ तो सर राज्य पे भी लागू होगा और केंद्र पे भी लागू होगा। तो राज्य पे अगर लागू कर रहे हैं तो कम से कम उससे पूछिएगा ना जी, क्योंकि सर आप जीएसटी ऐसा बिल है, जैसे 18% बोला कि 18% जीएसटी लगेगा, तो आप जो भी कपड़े खरीदते हैं या जो भी सामान आजकल खरीदते हैं, उस पर जीएसटी मान लो लगा हुआ है 18%। उसमें बस कानून ये बोला गया, पहले क्या करता था, अलग था, पहले बोलता था वैट, वीएटी, वैट चार्ज लगता था। तो वैट चार्ज क्या होता था? अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से लगाती थी। बिहार ने बोला वैट हम लेंगे मान लो 20%, तो सर वो बिहार गवर्नमेंट सिर्फ वो टैक्स ले रही है और उसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। अरे सुनो मेरी बात, वो पूरा का पूरा टैक्स का पैसा किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को, वो भी राज्य का। इसलिए केंद्र ने बोला कि सर एक ऐसा कानून बनाते हैं जिस कानून के तहत कोई भी इंसान को राज्य का अलग चार्ज और केंद्र का अलग चार्ज ना देना पड़े, एक ही टैक्स देना पड़े। और वो टैक्स कौन सा होगा? जीएसटी। और जो उस टैक्स से पैसा आएगा वो बांट लिया जाएगा केंद्र में और राज्य में। अरे कुछ बुझा रहे? मतलब सर पहले क्या होता था कि आप वैट दे रहे हो किसको? राज्य को, और फिर एक और टैक्स दे रहे हो किसको? केंद्र को। तो मान लो 10% दिया आपने किसको? राज्य को, और मान लो 6% या 8% आपने किसको दिया? केंद्र को। तो केंद्र ने बोला अलग अलग क्यों देना, दोनों को मिलाओ, एक कानून बनाओ और सीधा जीएसटी रख के 18% लगा दो। मेरी बात समझ में आ रही है? और जितना टैक्स जो लोग दे रहे हैं उसमें से इधर इधर। तो इस केस में मुझे बताना, क्या केंद्र परमिशन लेगा कि नहीं लेगा? अरे है ना, लेगा, क्योंकि राज्य का उसमें उस पर प्रभाव पड़ेगा। यस और नो? अब थोड़ा आगे आओ। नेक्स्ट, अब हेडिंग डालिए स्पेशल मेजोरिटी 3। स्पेशल मेजोरिटी 3, स्पेशल मेजोरिटी 3। स्पेशल मेजोरिटी 3 अब लिखिए उसमें सबसे
फर्स्ट लिखे क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेप 1 लिखिएगा। ऐसे लिखिए। स्टेप 1 में लिखना और इसमें लिखना स्पेशल मेजोरिटी 2 प्लस, देखो प्लस सिंपल मेजोरिटी, प्लस सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी के साथ एक और पॉइंट लिखना इसी में ब्रैकेट में, राज्य की सहमति, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट रैटिफिकेशन। मैं अब इसके बाद बहुत बार वर्ड इस्तेमाल करूंगा स्टेट रैटिफिकेशन, इसलिए हिंदी वाले, पंजाबी वाले, उर्दू वाले, संस्कृत, फारसी सब वाले समझ लीजिएगा। स्टेट रैटिफिकेशन का मीनिंग एक ही है, राज्य की सहमति, राज्य से परमिशन लेना। उसका मत बोलिएगा क्या बोल रहे हैं रैटिफिकेशन, मैं तो उठा के फेंक दूंगा बाहर में। आगे नेक्स्ट, अब लिखेंगे स्टेप 2, ऑल एसएलए। अच्छा एक और चीज लिख लेना, सॉरी यहाँ जो लिखो ना स्टेप 1 में स्पेशल मेजोरिटी 2 प्लस सिंपल मेजोरिटी, राज्य की सहमति स्टेट, यहाँ तक लिख लिए हैं। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, इसको अभी थोड़ा सा जगह छोड़ के तब स्टेप 2 लिखिएगा, मतलब इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, सटा के मत लिखिएगा। स्टेप 2 के बीच में गैप छोड़ दिए, लिखवा दूंगा। स्टेप 2 लिखिए, ऐसा लिखना ऑल एसएलए, ऑल एसएलए ऑल एसएलए। अब उतना जगह, इतना मतलब जगह छोड़ दो और फिर आगे जो पॉइंट होता है इतना जगह छोड़ दो, इतना सिर्फ लिखने के बाद इतना जगह छोड़ दो और तब नेक्स्ट हेडिंग डालो, उसी में नेक्स्ट हेडिंग डालो स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी 2 नहीं 4 में नहीं डालना है, ब्रैकेट करना है। स्पेशल मेजोरिटी 3 ही लिखिए, लेकिन अलग तरीके से बस एक बार फिरवाना है आपसे ताकि तब उसको समझ में आ जाएगा। उसके बाद गैप छोड़ के लिखना स्पेशल मेजोरिटी 3 इज इक्वल टू, लिखो इज इक्वल टू स्पेशल मेजोरिटी 2 प्लस स्पेशल मेजोरिटी 2 प्लस हाफ ऑफ एसएलए, स्पेशल मेजोरिटी 2 प्लस हाफ ऑफ एसएलए। हो गया, ठीक है। अब इसको भेज लो एक बार। अब जरा अब स्टेप 1 को देखो और स्टेप 1 का मैं दूसरा लिख रहा हूं, जो बीच में गैप छोड़े हो ना वहां पे जो लिख रहा हूं उसको बस एक बार गौर करना। पहले इस फॉर्मूला को अब ध्यान से 1 सेकंड देखो तो 50 सेकंड इस फॉर्मूला को, और उसके पीछे को रिकॉल करने की कोशिश करो। और स्पेशल मेजोरिटी तीनों को देख लो, तीनों का फॉर्मूला 1 का, 2 का और 3 का।
अब नीचे हेडिंग डालो, जहां तक लिखो उसको, जहां गैप छोड़ो वहां नहीं, उसके आगे यूजेज लिखो, यूजेज मतलब कहां का इस्तेमाल होता है लिख लो। स्पेशल में लिखो, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी 3 इज ओनली यूज्ड फॉर, स्पेशल मेजॉरिटी 3 इज ओनली यूज्ड फॉर constitutional amendment, is only used for constitutional amendment under Article 368, under Article 368, under Article अनुच्छेद 368 पहले पॉइंट लिख लिए, यूज्ड ओनली इन, क्या बोला, ओनली एंड ओनली इन यूज्ड फॉर, स्पेशल मेजॉरिटी 3 इज ओनली यूज्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान के संशोधन में कुछ भी करना होगा तो सर कौन सा मेजॉरिटी इस्तेमाल करोगे, स्पेशल मेजॉरिटी 3। मतलब संविधान में अगर कुछ भी संशोधन करना है जो आर्टिकल 368 के तहत आता है तो मेजॉरिटी 1 की 2 की 3, स्पेशल मेजॉरिटी कौन सा इस्तेमाल करोगे, 3। और स्पेशल मेजॉरिटी 3 का फॉर्मूला क्या लिखवाया हूं, स्पेशल मेजॉरिटी 2 प्लस हाफ ऑफ एसएलए, ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, स्पेशल मेजॉरिटी 2 प्लस हाफ ऑफ एसएलए। अब वो जो बीच में गैप छोड़े थे वहां पे सिंपल एक ही चीज लिखना है, क्या कि सर जो आप ये लिखे हैं स्टेप 1, अगर स्पेशल मेजॉरिटी 2 की बात करेंगे तो ये कहां लगेगा, लोकसभा एंड राज्यसभा में, क्योंकि सर स्पेशल मेजॉरिटी 2 का फॉर्मूला भी बताया ना आपको, क्या था, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ग्रेटर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ कहां का था, राज्यसभा का, लोकसभा का, लोकसभा का, और 2/3 प्रेजेंट वोटिंग कहां का था, राज्यसभा का। तो सर स्पेशल मेजॉरिटी 2 जैसे ही आ गया, इसका मीनिंग लोकसभा राज्यसभा तो हो ही गया। अब प्लस दूसरा क्या बोला हूं, हाफ ऑफ एसएलए, यहां पे मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां राज्यसभा नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ एसएलए। और सर संविधान का संशोधन कर रहे हो आप, और संविधान का संशोधन कर रहे हो तो बड़ा संशोधन है, अरे है ना, लेकिन यहाँ पे आपने देखो इधर, आपने यहाँ राज्यसभा नहीं लिखा, क्या लिखा, एसएलए। क्यों लिखा, उसका कारण समझो। कारण ये क्योंकि सर जो संविधान में चेंज आएगा इधर इधर वो राज्य पे भी लागू होगा और केंद्र शासित प्रदेश पे भी तो लागू होगा, अरे है ना। तो सर सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये समझना है कि केंद्र शासित प्रदेश में आपको कितने बताया था, कितना बताया था, 8 में से 3 ऐसा बोला था कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें से वहां पे एक चीफ मिनिस्टर भी है, यानी कि वहां पे एसएलए भी है। तो हम बोले 3 ऐसे राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश तो हैं लेकिन वो 3 के 3 एसएलए भी हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। कौन कौन बोलना, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, यानी कि हम उसको भी राज्य का दर्जा देंगे, यार है ना, हम समझने के लिए, यानी कि सर हाफ ऑफ एसएलए बोल रहे हैं, इसका मीनिंग है सर समझो ऐसे कि अगर स्पेशल मेजॉरिटी 3 हम यूज कर रहे हैं तो पहली बात स्पेशल मेजॉरिटी 2 पहले ही हो जाना चाहिए, यानी कि 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग इन राज्यसभा ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा प्लस हाफ ऑफ एसएलए। तो बताना 1/2 गुना 28 करेंगे कि 31 करेंगे, 31। क्यों, क्योंकि 28 स्टेट तो आपका है प्लस 3 ऐसे राज्य, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो क्या है सर, जहां पे सरकार भी चलती है, यानी कि सीएम भी होते हैं, उसको मिला के कितना हुआ 31, यानी कि हाफ ऑफ 31, यानी कि करोगे तो कितना है, लगभग 15, मतलब 15.5 समथिंग, तो लगभग कितना होना चाहिए, 16। कहने का लॉजिक ये है कि संविधान संशोधन तभी होगा जब स्पेशल मेजॉरिटी 2 भी हो जाना चाहिए प्लस 31 राज्यों में 16 राज्यों ने हामी भर दिया हो कि हाँ हम ये संशोधन चाहते हैं। मतलब यहाँ पे आप नहीं देख रहे हो ऐसा कुछ कि सर लगभग सबको मनाना पड़ेगा, अरे है ना सर, इतना आसान थोड़ी है संविधान में चेंज कर देना। इधर इधर संविधान को संविधान क्यों बोल रहे थे, क्योंकि टफ टू चेंज। यार कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, याद है कि भूल गए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ, बट उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट्स टफ टू चेंज, और सबसे सुप्रीम लॉ है वो, यस और नो, ताकि हम उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते।
तो स्पेशल मेजोरिटी 2 लगा रहे हैं या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, संविधान में संशोधन कर रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सर जितना बड़ा चेंज उतना ही टफ क्या लगेगा, मेजोरिटी। अरे यस और नो, क्या समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आपको लगभग हर जगह से पास कराना पड़ जाएगा। अरे सुन रहे हो? इसीलिए संविधान में संशोधन इतना आसान नहीं होता है। और जहां कहीं भी आपको कैपिटल लेटर में मिला रहे, जैसे 21A ऐसा लिखा रहेगा कैपिटल हो, इसका मीनिंग है कि उस समय जब संविधान बना था तो ये प्रावधान नहीं था, बाद में अमेंड किया गया, इसीलिए ए फॉर अमेंडमेंट, संशोधन। यानी कि वो अभी या कभी संविधान के समय नहीं था, बाद में उसमें जोड़ा गया है। तो सर याद रखना, जहां जहां पे आपको कैपिटल लेटर में A B C कुछ भी मिला रहे, उसका मीनिंग क्या है कि संविधान बनते समय ये नियम नहीं था, संविधान के बाद उसमें ये जोड़ा गया है, इसलिए कैपिटल लेटर में लिखा गया है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपको बहुत जगह पे कैपिटल लेटर में मिलेगा, कैपिटल लेटर A, कैपिटल लेटर B। पहले यहां तक क्लियर है? और उसके बाद किसी को अगर आसान लगे या किसी को हार्ड लगे तो बोलना, जल्दी बता देना, हम जल्दी से लिखवाना शुरू कर देंगे। भारत का प्रथम गवर्नर कौन, उसके बाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन, ये 2 मिनट है, वो डेटा रखे हुए कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ तक क्लियर है जी? एक लास्ट बताने वाला हूँ उसके बाद आप समझ लेना। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, मेरे पास कोई आए नहीं आए, अगर नहीं भी आएगा एक रहेगा ना, एक तभी पढ़ाऊंगा, लेकिन सर पूरा वही गट्स पढ़ाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। आपको खुश करने के लिए मैं पढ़ा ही नहीं सकता, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हम आपको खुश करके आपसे पैसा नहीं कमा सकते, कभी नहीं। हम चाहे जैसे भी रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे माइंडसेट रखा हुआ है, वो बोला ना जनरल कॉम्पिटिशन का। तो ये माइंडसेट में गलती सिर्फ टीचर का नहीं है, टीचर का भी गलती है, आपका भी गलती है। सर 40-45 मिनट में आप क्या पढ़ लीजिएगा, हमको समझ नहीं आता है। आइए लिखिए जाइए, लिखिए जाइए, लिखिए जाइए, गजब हाल है भाई। तो माइंडसेट चेंज करने के लिए एफर्ट लगता है, एनर्जी लगता है, इसलिए मैंने बोला कि लिखवा देना। बार बार सुनिए, और मुझे कोई इस बात में कोई कतई तकलीफ नहीं है, मैं बार बार बोलता भी, ना तो कुछ कम करूंगा, न किसी चीज से कोई कंप्रोमाइज करूंगा। आना है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। मेरे पास सब अभी बोल रहा था क्रैश कोर्स, सर क्रैश कोर्स करवा दीजिए। सर कसम से बता रहा हूँ, मैं परेशान हूँ फोन पे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कैमरा बोल रहा हूँ कि एग्जाम है सर, फरवरी में क्रैश कोर्स करवा दीजिए। मैं और सारे को एक ही बात बोला हूँ, भाई यहाँ क्रैश कोर्स तो नहीं होता है, तुम्हें भाई ये पैसे देने के लिए लोग तैयार है, आप समझ रहे हो, लेकिन लाइफ खराब करना है। 3 महीने में और 2 महीने में तुम अगर आईएएस और बीपीएससी सोच रहे हो, तो पहली बात तो तुम्हारे में सीरियस प्रॉब्लम है बॉस, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। तो सर वही मैंने उन लोगों को समझा दिया कि देखो होता नहीं है, मैं एक ही राय दूंगा कि 1 साल आराम से पढ़ लो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ जीवन भर तुम जहां भटकना है भटको, नहीं होगा भाई। तुम पटना जाओ, दिल्ली जाओ, चाहे प्लूटो में चले जाओ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 2 महीने में बनना है। कोई है नहीं तो जल्दी बता, इसीलिए मैं क्रैश कोर्स सर देने के तैयार। सर आप वैसे ले, सर आप 6,000 ले लीजिए, सर पढ़ा दीजिए, 7,000 ले लीजिए, पढ़ा दीजिए, सर 10,000 ले लीजिए, पढ़ा लीजिए भाई। मतलब वही बोले कि सब्जी उब्जी बेच नहीं रहे हैं। और दूसरा बात, जहां तक क्रैश कोर्स का है तो तुम बेवकूफ हो, क्योंकि हम समझ गए कि तुम्हारा क्या होने वाला है। तो प्लीज उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्रैश कोर्स क्या होता है यार, क्रैश कोर्स का आपको लॉजिक आज तक समझ नहीं आया। क्रैश कोर्स क्या होता है, पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद टीचर जो पढ़ा दिया वो लास्ट में एग्जाम के समय, जैसे बोर्ड का भी एग्जाम होने वाला है, तो सर वो बोल देगा क्रैश कोर्स बस 400 रुपए दो क्रैश कोर्स। अरे एक बार तुम फी ले लिए, किसके बाद ले लिए थे तुमने पूरा सिलेबस का लिया था ना, तो फिर अब क्रैश कोर्स कराना यानी कि रिवीजन कराना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, 300 दो, 3,000 दो, पूरा क्रैश कोर्स। तो सर लड़का भी बेवकूफ है, वो आ इसलिए रहा है क्योंकि उसके साथ कोई और आ रही है मतलब आने का तो लॉजिक अलग अलग है ना भाई। आप आगे घर जाएंगे तो अकेले रहेंगे, उससे बढ़िया कम से कम आज से ना जल से अब सर क्लास कर रहा है, इधर क्लास चले, पीछे दोनों बैठ कर हमसे अपना क्लास कर रहे हैं। तो लॉजिक ये भी है सर, इसलिए सर यहाँ पे ऐसा चलता है। बाकी हाँ वो ज्यादा देर तक नहीं चलता, प्लीज माइंडसेट रखिएगा। तो इसलिए मैंने सबको बोल दिया, और अब जो देख भी रहे सुन रहे उनको भी मैंने बोला, क्रैश कोर्स के चक्कर में ना पड़िए, रिवीजन आराम से करिए। और बाकी ज्यादा पैसा है तो मेरे अकाउंट ओपन, हम अकाउंट नंबर दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको जरूरत बहुत है अभी, आप आराम से दे दीजिएगा। चलिए, स्पेशल मेजोरिटी 1, स्पेशल मेजोरिटी 2, स्पेशल मेजोरिटी 3 क्लियर है यहाँ तक? हेडिंग डालिए स्पेशल मेजोरिटी 4। इसको बुरा तो कुछ नहीं लग रहा है ना? लगे भी तो लगे, सच है वो कहेंगे मिलकर 2 प्राणी खेत में दे रहे हैं पानी और ये लोग
बना रहे नई नई कहानी, ठीक है। तो क्या बताऊं मैं, मतलब मुझे कुछ चीजों को वही बुरा लगता है। किसी को सोचो जो आया मेरे पास क्रैश करने, वो सोचा था कुछ और, हाँ मैं उसको समझा दिया कुछ और, उसे यहाँ से लेके गया ऐसा करे भाई। भाई पैसा तुमसे थोड़ी कमाएंगे यार, तुम्हारे 5-6 हजार तुम रखो अपने पास, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दे लो, उसी 5-6 हजार से हेल्थ ठीक हो जाएगा भाई, और मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ेगा, किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ेगा जनाब। टाइम लगेगा, डोंट वरी, मोतिहारी विल बिकम मोर देन दिल्ली, वेट फॉर द टाइम, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट देखते हैं। ठीक है, सबका माइंडसेट, किसी को कॉम्पीट भी करना पड़ेगा मेरे से, तो उसको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, 24 घंटे, तब जाके कॉम्पीट कर पाओगे, तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आप लोग हैं, आप लोग से ही पहचान बनेगी, किसी और से पहचान नहीं बनेगी। मैं चाहता भी हूँ कि मेरी पहचान आपसे ही बने, मेरा अपनी कोई पहचान मैं चाहता नहीं कि मेरी अपनी कोई पहचान, मेरी पहचान आपसे हो कि आप इस चीज़ को की हो, आप एक मिला है, लॉजिक है, रिजल्ट दिए हो, ये काम की हो, तभी। अपनी पहचान में कुछ नहीं चाहता, इसलिए मैं कोई फोटो वोटो नहीं लगाता। चलिए, पहला और दूसरा। अब आगे सर लिखिए हेडिंग स्पेशल मेजोरिटी कोड, स्पेशल मेजोरिटी कोड। यहाँ तो सर माइक लगा लगा के फोटो खिंचवाना, बड़ा बड़ा बैनर पे आइए आइए। अरे सर अच्छा मतलब वो आदमी जो पिक्चर दिख रहा है जो बोर्ड पे, और उसको सामने से देखेगा ये है तो सामने से देख के आपको लगेगा तो उसमें अजीब दिख रहा है, यहाँ कुछ अलग ही दिख रहा है। और सर क्या बताओ, मतलब कोई पॉइंट मुझे लगता नहीं है, मैं थोड़ा सा बहुत बोरिंग टाइप इंसान हूँ इस मामले में, अपना काम करना चाहिए। हेडिंग डालिए और उसमें फॉर्मूला लिखिए, स्पेशल मेजोरिटी 4 इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लो फिर समझा देते हैं। स्पेशल मेजोरिटी 4 इज इक्वल टू, सर सबसे मजेदार मेजोरिटी है बाई वर्ड, सबसे मजेदार लिखिएगा, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा प्लस 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इन राज्यसभा। कुछ बच गया इसमें? कुछ भी नहीं बचेगा सर, इसको बोलते हैं सर सबसे झकास मेजोरिटी। झकास समझते हैं लोग, झकास जानते हैं ना आप लोग, गाँव में लोग झकासी आदमी बोलते हैं, उसको भी सर मीनिंग चेंज कर दिया। झकासी मतलब वही टाइप आदमी, इधर के बाद उधर करता हो, फालतू में काम कम करता हो। नेता तो बिहार में हर घर में पाए जाते हैं, हर घर में एक नेता होता है सर जो नेतागिरी करेगा, और उसको लोग भी बोल देगा वैसे ही, नेता हो गया तू। उसका सर उसका अलग कॉन्सेप्ट भी रहता है, देखना जो आमतौर पर जो कम एज में नेतागिरी थोड़ा सा जो करना है, नेता तो होता नहीं है वो, लेकिन वो अपने आप को महसूस कर लेता है कि कुछ लोग बोल दिए, उसको लगने लगता है हम नेता हैं, जहाँ भी चिल्लाता सब होता है नेता है नेता, अब सर वो खुश हो जाता है। बाद में पता है उसको चलता है कि जाई नेता दूसरे टर्म्स में बोल रहा है। चलो, वैसे आपके गांव में किसी एक का नाम नेता जरूर होगा। मैं जहां तक में तो मैं जरूर कोई ना कोई होगा नेता एक, और सर गमछा भी रखेगा वैसे, कभी मुरेठा बांध लेगा, बाइक चलाएगा वैसे ही उसका। अब ये घटना घटा था, किसी ने डाला था वीडियो, इसलिए मैं इस बात को जिक्र कर रहा हूँ। एक लड़का लड़की थे शायद पार्क में घूम रहे थे, तो उसने वीडियो शायद डाला था कि ये देखिए आए पढ़ने आई हैं और ये करने आई हैं। इतने फालतू लोग हैं भाई यार, तुम क्या करने गए हो, मतलब तुम क्या करने गए हो जो तुम पूछ रहे हो और तुम वीडियो में दिखा रहे हो कि ये देखिए। आप सोचिए अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, कॉमन आप देखे होंगे सब कुछ, अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, अगर आपको राजनीति, मैं सिंपल एक बात, राजनीति मुझे बहुत अच्छे से पसंद है, राजनीति में मैं बहुत फेवर भी करता हूँ, लेकिन राजनीति तो इस बात की होनी चाहिए ना कि तुम इतना डेवलपमेंट किए, हम इतना डेवलपमेंट किए। मान लीजिए मैं, देखिए मेरी एक अपनी राय है, आपकी एक अपनी राय होगी, इसका मीनिंग थोड़ी है कि हम दोनों लड़ेंगे। अरे पागल हो क्या, डेमोक्रेसी में दो आदमी का राय अलग होना ही डेमोक्रेसी का अच्छा और हेल्दी डिस्कशन हो, तभी अच्छी बात। अब आप सर उसको बोल, आप सोचिए जब दो आदमी राजी हैं और मिल रहे हैं और बात कर, उससे किसी तीसरे को क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, अगर आपको मीडिया का इन्फ्लुएंस चाहिए, तो आप कुछ अलग अलग काम करिए, बात खत्म है ना। ये क्यों फालतू में सर आप दूसरे को डिस्टर्ब करके अपना वीडियो बना रहे, एक तरफ एक मीडिया अलग चिल्ला रहा है, हाय देखिए वो अलग चिल्ला रहे, एक तरफ गजब वाला मीडिया को आप क्या बना के रख दिए।
प्रॉपर, इसलिए सर जेन्युइन बोला। आपको इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ा बताया था ना, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया। ये तो और सर आजकल कौन है वो खरीद ले रहा है माइक, ऊपर से लगा ले रहा है जी, कैसा गया मारो 2 बार। यूट्यूब पे देखिएगा वही भर मारे। अभी अभी कुछ नहीं, अभी पूरा यूट्यूबर जो बना हुआ है ना, सब मीडिया वाला बना हुआ है। क्या बताया जी, सब बेरोजगार। सब कुछ अलग काम करना चाहिए, कुछ अलग काम करिए। चलिए तो सर ये जो देखिए स्पेशल मेजोरिटी 4 क्या लिखा हूं, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा प्लस 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इन राज्यसभा। दिख रहे हैं? अरे कहाँ का है लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा एक बात मैं कंक्लूड कर देता हूँ, तो कौन आ जाएगा सेना वना कर रही, सेना हमको भी बोलने लगे। मतलब मीडिया वाले का जो लोकल लोग बने उससे एक फायदा भी हुआ है, फायदा गिनवा देता हूं। फायदा ये हुआ है कि कम से कम लोकल जगहों के बारे में लोग जरूर जान गए हैं, कि कम से कम मोतिहारी का है तो मोतिहारी ब्रिज का एक वीडियो बना के डाल दिया है, ये हमार मोतिहारी। तो उससे लोग जान गए, तो ये एक फायदा भी हुआ है। अब ठीक है, चलिए तो टोटल हमने बोला 2/, नहीं तो सर बुरा मान जाएगा काम का। 2/3 और टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा राज्यसभा। अब लिखिए यूजेज, इट इज यूज्ड ओनली टू रिमूव द प्रेसिडेंट। सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने में ये इस्तेमाल होगा, और जितना बड़ा पोजीशन उतना बड़ा मेजॉरिटी। इट इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रेसिडेंट। इसी को बोलते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग। प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर महाभियोग चलाना है तो कौन सा मेजोरिटी लगाना होगा, स्पेशल मेजोरिटी 4। देखो ना सर क्या मस्त मेजोरिटी नहीं है। देखो टोटल स्ट्रेंथ, पी एंड वी का कोई लॉजिक नहीं है, ना इधर ना इधर। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा। सर 1/2 नहीं है, 2/3 है सर, यानी कि 2/3 गुना 545 प्लस यहाँ पे भी 2/3 गुना 245। मतलब लगभग ठेठ भाषा में बोले तो सभी लोगों का सहमति होना चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट को हटा पाइएगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, कोई प्रेसिडेंट को कभी भी इम्पीच नहीं किया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई है लेकिन हटाया गया नहीं। महाभियोग जरूर लाया गया है लेकिन महाभियोग के कारण उसको हटाया आज तक किसी प्रेसिडेंट को। इसे नोट में करके लिख लीजिएगा, नेवर एनी प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड। किसी प्रेसिडेंट को कभी भी हटाया गया नहीं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। जो लिख लीजिएगा ये इम्पीचमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। और कभी कभी हिंदी या इंग्लिश में बोलूं, वैसे गलती कभी नहीं होगा लेकिन कभी गलती हो जाती है, नहीं कि गलती, वो बेसिक सा आपको बात है कि आपको खुद जाके भी कर लेना है सर्च, ठीक है, छोटी छोटी चीजों के लिए। और कोई आदमी ऐसा बोलता है कि उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना जरूर तय है कि वो बेवकूफ आदमी है। थोड़ा सा चीज अगर आप नहीं सर्च कर सकते और खुद को आइडेंटिफाई तो हो जाएगा। बाकी इम्पीचमेंट, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि मेरे साथ जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सभी लोग, क्योंकि 1000, 10,000, 20,000 लोग जो भी है, तो उन लोगों को सर सही नॉलेज मिल जाए, गलत ना मिले। क्योंकि इसलिए मैं अपने आप को जगह तैयार करके आता हूँ कि गलती ना हो। एटलीस्ट नहीं बताना हो तो 2 दिन बाद ही बता दूं आपको, लेकिन गलत ना बताया जाए, बस बात खत्म। यहाँ तक क्लियर है जी? अरे हाँ ना तो बोलो। तो स्पेशल मेजोरिटी 4 में लिखो सबसे टफ मेजोरिटी यही है। आपको नहीं लगता कि सबसे टफ है? दूसरा लिखो कहाँ का इस्तेमाल होगा, लोकसभा में खाली कि राज्यसभा में? दोनों में इस्तेमाल होगा। तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों। कल प्रियम्बल पढ़ाने के बाद फिजिकल ज्योग्राफी फिर स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है, थीम 2। कल प्रियम्बल पढ़ा के थीम 1 खत्म कर लूंगा, फिर प्रियम्बल। और प्रियम्बल सबसे टर्निंग पॉइंट होगा, फिर बता दे रहा हूँ। प्रियम्बल अगर छोड़े तो गए, तो इसलिए मैंने बोला कि कल जिसको नहीं आने का मन हो आराम से, जैसे कभी किसी को आपको आने का मन नहीं हो, लगे कि सर आज नहीं आ पाएंगे, तो आराम से आप बता सकते हैं फोन करके, कोई तकलीफ नहीं है। मैसेज कर दीजिएगा कि सर आज नहीं आ पाएंगे, लेकिन कारण जरूर बताइए। मैं कारण जानने में इंटरेस्टेड हूँ हमेशा। कारण अगर सही होगा तो ठीक है, क्या कि आप मैसेज जब टाइप करते हैं ना तभी पता चल जाता है कि आपका कारण जेन्युइन है कि नहीं। आप सोचिएगा बार बार कच्चे लिखेंगे फिर उसके बाद आप बहाना तो ढूंढोगे आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैसेज टाइप करो। अच्छा ज्यादातर लोग टाइप नहीं कर पाता है, जिस दिन जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो उस दिन टाइप कर देगा कि सर तबियत खराब है, अगर रियल में तबियत खराब है तो। और जब बहाना मारेगा तो मैसेज में ऐसे देखना 15 मिनट तो लगाएगा। अच्छा मैं तब तो देख लेता हूँ टाइप कर रहा है उसके बाद फिर चुप हो जाता है, फिर लास्ट में देखा क्या लिखा, सर नहीं आ पाया वो सर, क्या हुआ था, अच्छा अब मुझे वो नहीं पाएगा। लेकिन रियल देखो, रियल जिसको
भाई जो आप रियल जिसको है उसको कोई दिक्कत थोड़ी है कहने में सर मेरा तबियत खराब था, इसको नहीं आने का मन हुआ 3-5 करेगा अपना और लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलेगी सर वो ऊँख कटवाने जाना था ना सर इसीलिए तो ऊँख कटवाना अच्छी बात है। चलिए आगे। आप लोग में से कितने लोग खेती गृहस्थी थोड़ा बहुत करते हैं? मतलब सब्जी उगाते अगर वो कुछ भी तो अपने लिए भी उगाते हैं तब भी ठीक है, अगर आप नहीं भी उगाते हैं तो अगर मौका मिले तो कोशिश करिएगा करने का, इसका फायदा आपको मिलेगा लवासना में, ठीक है। और लाइफ में एक अपना रोल अपना रखिएगा कि ऐसा कम से कम अपने खाने भर के लिए उगाइए जरूर, क्योंकि शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, तो शहरीकरण में लोग उतर भागते जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? तो आप भले शहर का पक्का मकान में लेकिन माटी तो खाइएगा नहीं पत्थर खाइएगा खाना वही पड़ेगा। तो उगाने के लिए कम से कम अपने घर में ही जगह रखिए, जितना बनाते हैं कम से कम रोड मत हाँपिए, कम से कम उस जगह में आप पीछे जैसे आप अपने घर के पीछे जितना ही स्पेस है उतना ही में उगा लीजिए, ठीक है, फायदा करेगा। गोभी वगैरह उगा लीजिए और आपके ये मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है जब आप पेड़ लगाते हैं। चलिए तो अब जरा इसको देखते हैं, इधर 2/3 गुना 545 प्लस 2/3 गुना 245। और देखोगे तो सबसे टफ मेजोरिटी हो गया, इसको हटाने के लिए इस्तेमाल होगा प्रेसिडेंट को। अरे है ना, अब एक नोट करके कुछ पॉइंट लिखो, बहुत जरूरी है, जल्दी नोट करके लिखिए। प्रेसिडेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ और मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का मेंबर होता है नहीं राज्यसभा का मेंबर होता है, मैंने अभी खाली सिर्फ लिख लो, प्रेसिडेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ और मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। मैंने आपको बोला था कि जब पार्लियामेंट बोलेंगे ना, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के अंदर होगा क्या, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, उन तीनों को मिलाकर। लेकिन जब हम बोले कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ लोकसभा, नो सर, वो अलग गेम है उसका, प्रेसिडेंट अलग है। अब अगर मैं ठेठ भाषा में समझा दूं कि प्रेसिडेंट क्या है तो कुछ ऐसा समझ लो, देखो इधर देखो, इधर सुन रहे हो, बस लास्ट ही है, इसके बाद कल प्रियम्बल पढ़ेंगे। देखो यार, अगर सीएम की बात, सॉरी पीएम से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का एक ही मोटिव है कि उसका कुर्सी बना रहे और जो भी है ना, मतलब उसको वोट तो चाहिए, अरे है ना, बिल्कुल चाहिए। एमपी एमएलए को भी वोट के लिए चाहिए ही चाहिए। यार कौन ऐसा आदमी है जो देश के बारे में कम से कम तो सोचे, कोई एक व्यक्ति तो ऐसा हो जो देश के बारे में सोचे, अरे हाँ है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एल, ई और जे, ठीक है जी, लेजिस्लेटिव, ये भी अपना सरकार बनने के बारे में सोचेगी ऐसा क्या काम करे कि कल फिर हमारा क्या बने, सरकार बने, उसके लिए कुछ भी करेगा, अच्छा वो रहा है ना। एग्जीक्यूटिव भी वही काम करेगा जो लेजिस्लेटिव उसको करे। और सर जुडिशियरी का भी अपना एक अलग जोन है, वो इंडिपेंडेंट रहता है सर, वो भी अपना। तो कोई तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, तो भाई कौन ऐसा आदमी है जो देश के बारे में खाली सोचेगा, कोई और नहीं सर, प्रेसिडेंट है। इसीलिए जितना भी साइन होता है प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, विदेशों से जो भी चीज पे साइन होगा, कौन जिम्मेदार होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री के नाम पे साइन नहीं होता जी, सिर्फ और सिर्फ गैजेट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होता है। कोई भी डील हो, चाहे राफेल हो, चाहे कुछ भी, तो सर जब भी इंडिया विदेश से किसी से भी जुड़ेगा तो सर किसके नाम पे साइन होगा, प्रेसिडेंट। इधर इधर कोई तो ऐसा हो जो कंट्रोल में रखेगा। अगर मान लो क्या पता लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों साथ मिल गया, फिर तहस नहस कर देगा। अगर पॉसिबल तो है, हालांकि सोचने के व्यू से है, प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल तो है ना कि सर क्या पता कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के जज से मिल गए और सर यहाँ एग्जीक्यूटिव में भी जो लोग सब आपस में मिल गया, अरे है ना, और मिल के ऐसा ऐसा कानून बना दिया जो किसी के लिए जरूरी नहीं था। अरे ऐसा नो, इसलिए बीच में क्या रखा गया है, प्रेसिडेंट का जब तक साइन नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। ये कुछ ऐसा रोल है कि घर में आप हैं, आपके पापा हैं, आप लोग कितना भी उड़ लीजिए, कितना भी तेज बन लीजिए, जब दादाजी एक बार चिल्लाएंगे ना, औकात में रहो, तो सर आप भी औकात में आ जाइएगा और पापा भी औकात में आ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अगर पापा ने आपको खूब डांटा है, खूब पीटा है, तो दादाजी ने एक बार बोला कहा हो भुला गए बड़ो, अब जैसे उन्होंने बोला सर आप कितने भी 30 मार खाओ, अरे गलत की सही, आप सर औकात में आइए। उसके बाद बोले आए बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। तो सर प्रेसिडेंट इज लाइक ग्रैंडफादर, आपके घर में जो कमाने वाला है लाइक पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ये बात समझ में आ रही है? और आप अगर आपकी बात करते हैं तो सर आप वही हो गए पीएम के लड़के।
जो सर उसका खर्चा करेंगे और जो इस्तेमाल से करेंगे। तो बस उसको समझने का एक तरीका बता दिया, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं। तो प्रेसिडेंट का काम क्या है? जब बाप और बेटे में लड़ाई हो तब भी समझौता कौन करेगा? दादाजी। अरे है ना? मान लो अगर पीएम और सीएम में कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ मतभेद हो गया, तो बीच में कौन आ जाएगा? प्रेसिडेंट। और सर याद रखिए, जब आपकी कुटाई होती है ना, तो दो ही लोग बचाने आते हैं, या तो दादाजी या दादी। मतलब मेरे केसेस में तो दादी आती हमेशा से। वो आके इतना सुनाएंगे मम्मी को, इतना सुनाएंगे मम्मी का कान सुन सुन के पागल हो जाए। अच्छा कुछ केसेस भाई गलती से दादा दादी वैसे नहीं मिलते हैं, तो माँ और भाई उस बच्चे का भगवान भला करे जो भी है, लेकिन गाँव में तो दादा दादी बचा लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेसिडेंट सर वही ग्रैंड पेरेंट्स का रोल प्ले करता है कि आपको अगर कुछ भी हुआ है, कानून उल्टा सीधा, अगर बाप बेटे में कुछ मतभेद भी हुआ कि जैसे विनोद खन्ना का नाम आप लोग सुने हैं? विनोद खन्ना का बेटे हैं अक्षय खन्ना, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, उससे कोई जरूरी नहीं, आईएएस में पूछने वाला भी नहीं, जरूरी है भी नहीं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे विनोद खन्ना के पापा ने बोला कि तुझे बिजनेस संभालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? विनोद खन्ना बोले हम नहीं संभालेंगे, हमको एक्टिंग करना। तो विनोद खन्ना के पापा बोले क्या जगह नचनिया बनेगा? सर दोनों का नजरिया होता है, आप किस चीज को कैसे देख रहे हैं उसका नजरिया होता है। तो विनोद खन्ना और उनके बीच में दो लोग आए, एक आए दादाजी और एक विनोद खन्ना की मम्मी। तो इन दोनों ने बोला कि इन दोनों के बीच का रास्ता क्या है, क्योंकि दोनों में मतभेद भयंकर था। और सर थोड़ा नहीं भयंकर वाला। पापा बोले ऐसे, तो दादा ने बोला एक काम करो, तुम चाहते हो बिजनेस, ये चाहता है एक्टिंग, 1 साल का इसको मौका दो। भाई मौका तो दोगे ना? 1 साल या 2 साल का मौका दो, अगर इसका कुछ नहीं होगा तो इसको बिजनेस संभालना पड़ेगा। और बेटा तुमको भी, अगर 1 साल बाद कुछ नहीं हुआ तो कोई दूसरा चुटला बीच का रास्ता निकल गया, हाँ या ना? लेकिन सर लकली 1-2 साल में वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसको पीछे बिजनेस करके आने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो कहने का लॉजिक ये है कि ग्रैंडफादर जिस तरीके से काम करता है, वैसा ही एक प्रेसिडेंट का भी रोल है कि जब राज्य और केंद्र में विवाद हो तो प्रेसिडेंट आकर उसको संभाल लेता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कोई एक थर्ड पार्टी तो हो जहां पे आकर दोनों अपना बात रख सकें। अरे मेरी बात समझ रहे हो सर? लेजिस्लेटिव का मैंने क्या बताया? रूल 3 सेपरेशन ऑफ पावर। ये अपना अलग जोन में काम कर रहा है, ये अपना अलग, ये अपना अलग। कोई एक आदमी तो हो जो तीनों को बांध के रखे, और कोई और नहीं। सर कौन सा है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बांध के रखता है इधर इधर। जुडिशियल नहीं होता है, जैसे अगर एक आपके पापा मान लीजिए 4 भाई हैं, तो आप क्या करिएगा? अगर आपके पापा यानी कि आपके अंकल और पापा के बीच मतभेद चल रहा है, तो अंकल भी दादाजी को सुना के जाएगा कि कह दिया भैया के, अरे है ना? अच्छा फिर तब तक उधर वो आएंगे, वो उनको बोलेंगे तो कह दिया करेंगे ना, तो समझ ली सब आके किसको सुना रहे? दादाजी को। तो एक बीच में फैक्टर है ना, अरे नहीं चल रहा था, सब आके सब दादाजी को बोल दे। दादाजी बोले देखो से बोला ना, लेकिन वो बोलेंगे किससे? भाई से तो कोई नहीं बोलेगा, उसको पता बड़ा भाई वो सन का हुआ है। उसके बाद उसको भी पता है कि वो अलग सन का रहता है, इसलिए सब जगह किसको बोलेंगे? दादाजी को। और दादाजी सब बीच में चारों को मिला के बात करके बोलेंगे तुम मान जाओ, ये कर लो। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये आपको यहाँ तक मैंने आपको स्पेशल मेजोरिटी 4 पढ़ाया है। अब सुन लो, पूरा मेजोरिटी पूरा समझ लो। स्पेशल मेजोरिटी 1 से पहले सबसे पहला मेजोरिटी कौन सा था? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का कोई कानून में से कुछ लेना देना नहीं है, सिंपल पॉलिटिकल मेजोरिटी है, सरकार बनाने के लिए चाहिए। फॉर्मूला क्या है बताओ? 50% ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा और ऐसे लिए यहाँ राज्यसभा होगा कॉन्सेप्ट चलेगा, क्योंकि राज्यसभा में इलेक्शन डायरेक्ट होता ही नहीं। दूसरा एब्सोल्यूट के बाद क्या था? सिंपल। तो 2/3 जो सॉरी 50% ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और प्रेजेंट एंड वोटिंग ये कहीं पे भी लागू होगा, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, संवैधानिक संशोधन को छोड़ के। सुन रहे हो? अब उसके बाद तीसरा संवैधानिक संशोधन में बताना, जब यहाँ बोल रहे छोड़ के, तो संवैधानिक संशोधन में कौन सा मेजोरिटी लगेगा? 3। स्पेशल मेजोरिटी 3। अब सर आना इफेक्टिव। इफेक्टिव मेजोरिटी मैंने बोला था कि मॉनिटर को हटाने के लिए, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हटाने के लिए, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को हटाने, याद है? ठीक है, आगे नेक्स्ट उसके बाद आए स्पेशल मेजोरिटी 1 परमिशन मेजोरिटी, आपको राज्यसभा से परमिशन लेना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी 2 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाना है, सीएजी हायर ऑफिसर्स को हटाना है तो लेना। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी 3 संवैधानिक संशोधन और आर्टिकल 368 के तहत करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी 4 राष्ट्रपति को हटाना है तो। यहाँ तक क्लियर है? तो सर सबसे टफ मेजोरिटी कौन सा है? 4। और मैंने क्या बोला? जितना बड़ा पोस्ट उतना ही टफ मेजोरिटी।
क्या कुछ समझ आया? यस सर। मजा आया कुछ? शायद इन सभी का आपको ध्यान से एक बार पूरा रखना है। और बहरहाल जब ये सब पढ़ रहे हैं तो पीछे का प्लीज मत भूल जाइएगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, सारा का सारा पार्ट, लॉज का टाइप, गवर्नमेंट दो तरीके से सॉल्व कर सकती है वो सारा, फिर वाई लॉ इज ग्रेटर देन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी वाई लॉ इज ग्रेटर देन पीपल, और ये सब कुछ वो सारा पार्ट दिमाग में चलते रहना चाहिए, भूलिएगा मत। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ अगर याद है ध्यान रखिएगा वो सब पार्ट, और हर दिन जाने के बाद पीछे का जरूर रिवाइज करिएगा, नहीं तो तकलीफ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बस 5 मिनट और रुक जाइए और कोई नहीं जाइएगा, मैप करके तब जाइएगा, ठीक है? चलिए बस, ज्यादा देर नहीं लेंगे आज क्लास।